अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? वालेकुम सलाम जी। चलें जी, आज हम रीस्टार्ट करेंगे अपना जीआईटी की पैथोलॉजी हम कर रहे थे और आज आखिरी डे है इसका। तो जो है सिलेबस हमारा पड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब नहीं है। वो हम एक दो तीन पेज हैं वो हम एंड पे देखेंगे। अच्छा, शुरू करते हैं। हमने कहाँ से कल हिस्टो एंड डिजीज तक किया था। अभी हम आएंगे जी, आप ये निकालें इंटरसेप्शन। 392 पेज है इंटरसेप्शन। अच्छा जी, इंटरसेप्शन होती क्या है जी? इट इज़ बेसिकली अ टेलीस्कोपिंग हो जाती है प्रोक्सिमल बाउल सेगमेंट की डिस्टल बाउल सेगमेंट में। ठीक है, यानी कि जो प्रोक्सिमल बाउल सेगमेंट है वो डिस्टल बाउल सेगमेंट के अंदर इसकी तय लग जाती है एक। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली होता है इलियोसिकल जंक्शन में और ये इन्फेंट्स में होता है। इसमें एक दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि लीड पॉइंट क्या होता है। लीड पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेप्शन का होना मोस्ट लाइकली होता है। ठीक है, तो वो लीड पॉइंट जो है वो बच्चों में मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है और एडल्ट्स में जो है वो इंट्राल्यूमिनल मैस या ट्यूमर। ठीक है, कोई इंटेस्टाइनल ट्यूमर है या मैस है, वो लीड पॉइंट एक्ट करता है इंटरसेप्शन के लिए। और बच्चों में जो है वो वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री भी मिल सकती है। और पेयर्स पैच, आपने सबने पेयर पैच का आपको पता है एलियम में जो होते हैं उसकी हाइपरट्रॉफी, इट एंड आल्सो एक्ट एज लीड पॉइंट। अच्छा जी, उसके बाद है जी के होता ये है जी कि इंटरसेप्शन में जब ये नॉर्मल तो नहीं, अब नॉर्मल है ना, तो स्मॉल बॉवल की जो टेलीस्कोपिंग है उसकी वजह से वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इंटेस्टाइन को जिस तरह का ब्लड सप्लाई होना चाहिए उस तरह का नहीं हो रहा, तो इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन होगी। और इसमें स्टूल आते हैं, उसका नाम है करंट जेली स्टूल्स। ठीक है, अच्छा, और एक आपको स्टेम में अगर दिया हुआ है कि सॉसेज शेप्ड मैस है राइट एब्डोमेन में। ठीक है, और पेशेंट जो है ना अपनी टांगें अपने सीने के साथ अपने चेस्ट के साथ लगा लेता है, उसको दर्द उससे खत्म हो जाती है। तो ये टिपिकल है फॉर इंटरसेप्शन। ठीक है जी, और टारगेट साइन इसमें होता है, आप सबको ये नज़र आ रहा होगा, ये जो राउंड सा है, ये इंटेस्टाइन एक दूसरे के ऊपर जो है वो टेलीस्कोप हुई हुई है, एक दूसरे के अंदर टेलीस्कोप हुई हुई है। ठीक है, हमें अल्ट्रासाउंड या सिटी में टारगेट साइन भी मिलता है। ये इंटरसेप्शन की जो है एक उन्होंने डिपिक्शन की है पिक्चर से। ये प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन है जो कि डिस्टल इंटेस्टाइन के अंदर टेलीस्कोप कर रही है। ठीक है, अच्छा, अगला है जी हमारा वॉल्व्यूलस का मतलब होता है ट्विस्टिंग। इंटरसेप्शन का मतलब था टेलीस्कोपिंग, वॉल्व्यूलस का मतलब है ट्विस्टिंग। ट्विस्ट हो जाती है, ट्विस्टिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ बॉवल। ठीक है, अराउंड इट्स मिजेंट्री के अराउंड ये ट्विस्ट हो जाती है। ट्विस्टिंग के बाद ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लड कॉम्प्रोमाइज होता है, इन्फेक्शन हो जाती है। एंड इट कैन अकर एनीवेयर थ्रू आउट जीआई ट्रैक्ट। उस तरह इंटरसेप्शन की तरह इसका कोई लीड पॉइंट नहीं होता, ये कहीं भी हो सकती है। ठीक है, और तीन तरह की होती है, गैस्ट्रिक वॉल्वुलस, मिडगट वॉल्वुलस और सिग्मॉइड वॉल्वुलस। ठीक है जी, गैस्ट्रिक वॉल्वुलस जो है वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इट इज मोर कॉमन विद एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, ज्यादा एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज गैस्ट्रिक वॉल्वुलस में होती हैं। जैसे जब गैस्ट्रिक वॉल्वुलस होता है तो पैराइसोफेजल हर्निया हो सकता है। ठीक है, जो है ये प्रेजेंट करता है सीवियर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, और जब आप एनजी पास करने की कोशिश करेंगे गैस्ट्रिक वॉल्वुलस में तो एनजी पास नहीं होगी। ठीक है, तो ये है जी मिड गट वॉल्वुलस, मोर कॉमन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, एम फॉर मिड गट, एम फॉर माइनर्स। मिड गट
माइनर्स में या बच्चों में कॉमन होता है। सिग्मॉइड, एस फॉर सिग्मॉइड, एस फॉर सीनियर्स, ठीक है, एडल्ट्स में ये होता है। और सिग्मॉइड वॉल्वुलस में एक साइन आता है जिसे कहते हैं कॉफी बीन साइन, एक्सरे में, ठीक है जी। और जो इंटरसेप्शन में साइन था वो था टारगेट साइन, ठीक है जी। अच्छा, ये मुझे कोई दोनों को डिफरेंशिएट करेगा कोई बच्चा? व्हाट आर द लीड पॉइंट्स इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स? सर लीड पॉइंट चिल्ड्रन में मिकल डायवर्टिकुलम, स्मॉल बावल हेमाटोमा होता है और अडल्ट्स में इंट्राल्यूमिनल मास होता है। वेरी गुड। और भी होता है चिल्ड्रन में? एब्डोमिनल पेन होगा और इसको डायरिया और करंट जेली अपीयरेंस होती है। ठीक है, पेयर्स पैच हाइपरट्रॉफी भी एक लीड पॉइंट होता है चिल्ड्रन में, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब आप सीधा आए कोलोरेक्टल कैंसर पे। कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर में जो पेशेंट 50 इयर्स ओल्ड से ज़्यादा होते हैं उसमें जो है ना ये ज़्यादा इसकी जो है ना इंसिडेंस होता है। और 25% आर एसोसिएटेड विद फैमिली, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है जी। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एडिनोमेटस एंड सिरेटेड पॉलिप्स, ठीक है, और या फेमिलियल कैंसर सिंड्रोम है, किसी को फैमिली हिस्ट्री है, आईबीडी है, टोबैको यूज है, और लो फाइबर डाइट है। ये सारा कंट्रीब्यूट करेगा कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में, ठीक है। दो तरह के पॉलिप्स हैं, एक एडिनोमेटस है और एक सिरेटेड पॉलिप्स हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा प्रेजेंट कैसे करता है? प्रेजेंटेशन है जी अच्छा, इसकी इंसिडेंस ये है कि जो रेक्टोसिग्मोइड है वो सबसे कॉमन है, रेक्टोसिग्मोइड जो कोलोरेक्टल कैंसर है, जो लोकेशन वाइज। फिर असेंडिंग कोलॉन में उसके बाद कॉमन है, और एंड पे डिसेंडिंग कोलॉन में कॉमन है। मोस्टली ये सिम्टोमेटिक होते हैं। जो राइट साइडेड जैसे सीकल और असेंडिंग हैं वो एसोसिएटेड होते हैं अकल्ट ब्लीडिंग के साथ, ठीक है। और लेफ्ट साइडेड जो कि रेक्टोसिग्मोइड, रेक्टोसिग्मोइड हमारे लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, वो होते हैं मेटोकीजिया और ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, ठीक है जी। जो राइट साइडेड या जो असेंडिंग होते हैं वो होते हैं अकल्ट ब्लीडिंग के साथ, ठीक है। और जो लेफ्ट साइडेड होते हैं वो हिमेटोकीजिया के साथ होते हैं, ठीक है। अकल्ट ब्लीडिंग नज़र नहीं आती हमें आँख से, फिर हमें वो टेस्ट कराना पड़ता है, फीकल अकल्ट ब्लीडिंग टेस्ट, FOBT। हेमेटोकीजिया इज फ्रेश ब्लड, जो कि लेफ्ट साइडेड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जैसे डिसेंडिंग और रेक्टोसिग्मोइड है वहाँ में होता है। और लेफ्ट साइडेड इसमें ये है जी कि ऑब्स्ट्रक्शन से, नैरो ल्यूमिन से स्टूल कैलिबर भी जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है, डायमीटर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इन असेंडिंग और डिसेंडिंग में एक फ़र्क ये है कि जो असेंडिंग है उसमें एक्सोफिटिक मैस, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है जी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया और वेट लॉस असेंडिंग में ज़्यादा चांसेस हैं होने के, जबकि जो डिसेंडिंग है उसमें इनफिल्ट्रेटिंग मैस होगा और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। और सॉरी सर, ये एक्सोफिटिक मास क्या होता है मुझे बता दें। एक्सोफिटिक मैस बेसिकली इंटेस्टाइन के से प्रोट्रूड कर रहा होगा मैस, ठीक है। जो एक्सोफाइट्स जिस तरह नोकें नहीं बनी होती, नोकें, उस तरह का मैस होगा, ठीक है। और ये जो, ठीक है जी। अच्छा, डिसेंडिंग इनफिल्ट्रेटिंग मैस है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और हेमाटोकीजिया मैंने आपको बताया डिसेंडिंग में होगा, ठीक है। असेंडिंग में अकल्ट ब्लीडिंग होगी। अच्छा जी, इसकी प्रेजेंटेशन स्टेप बोविस के साथ, बैक्टीरियमिया के साथ भी हो सकती है, डायवर्टिकुलाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस कोलोरेक्टल कैंसर का हमने कैसे करना है? सबसे पहले तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ना वो हमने रूल आउट करना है, ठीक है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसका बहुत कॉमन जो है ना वो फीचर है, ठीक है। और यूएस में हर, मतलब ये एक रूल है कि
स्क्रीनिंग 45 से ऊपर की हर बंदे की कोलोनोस्कोपी होनी है, चाहे उसको कुछ भी नहीं है। तो 45 से ऊपर चला गया, उसकी कोलोनोस्कोपी उन्होंने स्क्रीनिंग करनी करनी होती है, ठीक है। और स्क्रीनिंग में जो एवरेज रिस्क है देखते हैं, ठीक है जी। कोलोनोस्कोपी सबसे कॉमन है, उसके बाद सिग्मोइडोस्कोपी भी कर सकते हैं और फीकल अकल्ट ब्लड टेस्टिंग, ठीक है। ये कुछ टेस्ट हैं, ये आप याद करेंगे स्क्रीनिंग के, ठीक है जी। सबसे पहले आपको ये इनसे कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो है ना, ये इसका मकसद क्या है, ठीक है। इन टर्मिनोलॉजी से आप जो है ना वो हो जाए थोड़ा सा फेमिलियर। कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, एफओबीटी फीकल और गॉल ब्लड टेस्टिंग होगी, फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग होगी, और फीकल डीएनए और सिटी कोलोनोग्राफी। ये कुछ टेस्ट हैं जो कि ये वो तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोलोरेक्टल कैंसर में जो है इसमें होते हैं। अच्छा, इसमें ये है जी कि पेशेंट्स जिसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को कैंसर है ना कोलोन का, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, उसको स्क्रीन करना है 40 में। नॉर्मली 45 पे करते हैं, लेकिन किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का है तो उसको 40 पे करना है, ठीक है जी। और अगर किसी को क्रोन या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, तो उसके उस आईबीडी के ऑनसेट के 8 साल बाद करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं समराइज करता हूँ। स्क्रीनिंग 45 के सबकी होनी चाहिए, ठीक है जी। और कुछ टेस्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए जो स्क्रीनिंग में काम करते हैं, ठीक है जी। जिसका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है उसकी स्क्रीनिंग जो है 40 पे होनी चाहिए। और अगर कोई पेशेंट आईबीडी का है तो उसकी आईबीडी के ऑनसेट के 8 साल बाद स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। इसमें एक साइन आता है एप्पल कोर साइन, ये देखें जैसे खाया हुआ सेब उसका कोर है, जैसे इंटेस्टाइन ये है, ठीक है। बैरियम एनीमा पे एप्पल कोर साइन आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्यूमर मार्कर इसका है कार्सिनोम्ब्रोनिक एंटीजन CEA ट्यूमर, ठीक है जी। इस CEA जो है, CEA कोलोनिक कैंसर का, ये MCQ इम्पोर्टेंट है। CEA ट्यूमर मार्कर कोलोनिक कार्सिनोमा के रिकरेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मोनिट उसके लिए स्क्रीनिंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिकरेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिकरेंस के चांसेस, ठीक है। अच्छा, ये बच्चा कोई मुझे इसकी प्रेजेंटेशन बताए। इसकी प्रेजेंटेशन जो राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या फर्क है? सर राइट साइडेड या असेंडिंग में हमें ओकल्ट ब्लड मिलेगा जो कि हमें विजिबल नहीं होता, उसके लिए हमें टेस्ट कराना होता है एफओबीटी। और जो लेफ्ट साइडेड होता है उसमें हेमेटोचेजिया होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और ल्यूमेन जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। वेरी गुड। और वहाँ पे असेंडिंग में हमारे पास एक्सोफिटिक मैस मिलते हैं, वेट लॉस होता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। और डिसेंडिंग में हमारे पास इनफिल्ट्रेटिंग मैस और हेमेटोचेजिया और ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है। वेरी गुड। इसका ट्यूमर मार्कर कौन सा है? के लिए CEA ट्यूमर मार्कर होता है। ठीक है। बैरियम एनीमा पे क्या मिलेगा हमें? एप्पल कोर साइन सर। और स्क्रीनिंग कौन सी एज पे होती है? कोर साइन सर 45 45 एज में सबकी स्क्रीनिंग होती है। अगर किसी सबकी का होनी फर्स्ट डिग्री चाहिए, रिलेटिव में है तो कब होगी? 40 इयर्स में होनी चाहिए और सर, अगर किसी को आईबीडी है तो? तो आफ्टर 8 इयर्स। वेरी गुड। अगला जी हमारा ये है जी सिरोसिस एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन, सिरोसिस इज बेसिकली लिवर फाइब्रोसिस, ठीक है। जो इसको मैं सिंपल वर्ड्स में पुट करना चाहूँ तो ये लिवर की फाइब्रोसिस एक तरह की है, स्पेशल किस्म की, जिसमें डिफ्यूज ब्रिजिंग फाइब्रोसिस है और स्टेलेट्स, ये थ्रू स्टेलेट सेल्स होती है। और इसमें रीजेनरेटिव नोड्यूल्स बनते हैं जो कि डिसरप्ट कर देते हैं नॉर्मल आर्किटेक्चर को लिवर की, ठीक है। तो इसमें जो फाइब्रोसिस होती है वो स्टेलेट सेल के थ्रू बनती है, और जो नोड्यूल्स होते हैं इसमें जो नोड्यूल, उसकी वजह से आर्किटेक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। और सिरोसिस इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा
और इसमें डिफरेंट जो है कैन लीड टू वेरियस सिस्टेमिक चेंजेस। ठीक है जी। और सिस्टेमिक चेंजेस कौन सी हैं? अच्छा, सिरोसिस की टियोलॉजीज पे आ जाते हैं। सिरोसिस आगे हमने इसी यही टियोलॉजीज ही चलनी है। सिरोसिस की टियोलॉजीज में आ जाते हैं जी। अल्कोहल सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD भी कहते हैं, NAFLD। उसके अलावा क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस है अगर, उसमें भी सिरोसिस हो सकती है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कैन आल्सो कॉज सिरोसिस। एनी बिलियरी डिजीज वो भी कर सकते हैं। और जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी आगे हम पढ़ेंगे, वो भी कर सकते हैं सिरोसिस। ठीक है जी। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होती है जी? पोर्टल वेन में अगर एक तो हमारा ना सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, एक होती है हमारी पोर्टल सर्कुलेशन, सबने पढ़ी हुई है। पोर्टल वेन जो कि लीवर के पोर्टल ट्राइएड का हिस्सा है, ठीक है। अ, उसका जब प्रेशर राइज होगा पोर्टल वेन का, उसे हम कहेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन है। ठीक है। और पोर्टल हाइपरटेंशन की एक कॉज सिरोसिस भी है। और पोर्टल हाइपरटेंशन की कुछ जो है वो मैनिफेस्टेशंस हैं, जैसे कि जो हमने हमेशा पढ़ी हैं, जैसे हेमरॉइड्स हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन की मैनिफेस्टेशन में और क्या क्या आता है बच्चों? कौन से एनास्टोमोसिस हैं 4-5 जिस पे ये इफेक्ट करती है? ऊपर से शुरू करते हैं। एसोफेगस और गैस्ट्रिक वेरिसेस करेगा। ठीक है। उसके बाद ये है जी कि कैपिट मेडुसी जो कि अम्बलाइकस पे होते हैं वो करेगा, और हेमरॉइड्स करेगा। ये तो एनास्टोमोसिस को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। ठीक है जी। अच्छा, पोर्टल हाइपरटेंशन सिरोसिस की वजह से हो सकती है, या बर्ड की आरीफ सिंड्रोम है जिसे पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकती है, या शिस्टोसोमियासिस की वजह से हो सकती है। ठीक है। अब सिरोसिस के सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस क्या है? सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा बताओ जी, मुझे कौन कौन से एनास्टोमोसिस को डिस्टर्ब करेगी और क्या मैनिफेस्टेशन है, नाम बताओ। सर इसोफेजियल वेरिसेस, कैपिट मेड्यूसी और हेमोरॉइड्स। वेरी गुड। अच्छा, अब ये सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन सिरोसिस की सबसे पहले हम देखेंगे, फेस से शुरू करेंगे। तो फेशियल देखेंगे हम, येलोइश इक्टेरस हुआ होगा, जॉन्डिस हुआ होगा। और हम देखेंगे जब शोल्डर में स्पेंडर एंजियोमेटा, और अगर हम हाथ पे देखेंगे पाल्मर एरिथेमा। ठीक है जी। उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन के इफेक्ट्स अभी बताए हैं मैडम ने। ठीक है। और वेरिसिस की वजह से हेमेटोमेसिस और मेलिना भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद वेस्कुलर आ जाते हैं। वेस्कुलर में ये कि जो अम्बलाइकस के अराउंड जो ये कैपिट मेडुसी बनाएगा, एनोरेक्टल वेरिसिस बनाएगा, हेमोरॉइड्स हैं जो। और एसाइटीज, सिरोसिस में एसाइटीज होती है, और स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस भी। ठीक है, SBP। अच्छा, रिप्रोडक्टिव में ये है जी कि टेस्टिकुलर एट्रोफी, गैनाकोमेस्ट्रिया और एमेनोरिया सिरोसिस की ये मैनिफेस्टेशंस हैं। ठीक है जी। ये ऑलमोस्ट हर सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है। और इसमें जो आप की जो मतलब हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, जो आपने याद रखनी है। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सिरोसिस की, क्योंकि मोस्टली पेशेंट प्रेजेंट ही इससे होते हैं। हेपेटिक एंड कैफ एंसेफेलोपैथी और एस्टेरिक्सिस, फ्लैपी ट्रेमर। पेशेंट को कहेंगे अपने हाथ बाजू एक्सटेंड करो, वो एक्सटेंड करेगा अपनी आर्म्स, तो जो उसकी फिंगर्स हैं वो फड़कने शुरू हो जाएंगी, फ्लैपिंग करना शुरू हो जाएंगी। इसे फ्लैपिंग ट्रेमर्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी GIT में क्या करता है, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन। और जो
एक इनके अंदर से एक स्पेसिफिक किस्म की स्मेल आती है, इसे कहते हैं फीटर हेपेटिकस। ठीक है जी। अच्छा, हिमाटोलॉजिकली ये करेगा जी के मतलब सारे साइटोपिनियाज करे, थ्रोम्बोसाइटोपिनियाज करता है, एनीमिया करता है, कोगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज हो जाती है, ठीक है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। किडनी को ये कैसे इन्वॉल्व करते हैं? सिरोसिस एक सिंड्रोम है, उसका नाम है हेपेटोरिनल सिंड्रोम। ठीक है, लिवर की वजह से रीनल इन्वॉल्वमेंट, हेपेटोरिनल सिंड्रोम, और मेटाबॉलिकली हाइपरनेट्रीमिया कर देगा। और पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं वो पीडल एडिमा के साथ, पेरिफेरल एडिमा के साथ या कार्डियोमायोपैथी के साथ भी कर सकते हैं इसमें। अच्छा, तो मैं इसे समराइज करूंगा। सिरोसिस के जो सिस्टेमिक इफेक्ट्स हैं वो ये है जी कि स्पाइडर एंजियोमाज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। स्पाइडर एंजियोमाज आपको पता होने चाहिए, बनते हैं शोल्डर पे। पाल्मर एरिथमा होता है, वेरिसिस होते हैं, कैपिट मेडुसी पता होना चाहिए आपको, और एमेनोरिया, गैनाकोमेस्टिया पता होना चाहिए, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी और फ्लैपिंग ट्रेमर एस्टेरिक्सिस का पता होना चाहिए, और जो है पेरिफेरल एडिमा यानी कि पीडल एडिमा का पता होना चाहिए, क्योंकि असाइटीज और वो जो एल्ब्यूमिन जो लॉस हो रहा है उसकी वजह से पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है जी। कौन मुझे इम्पोर्टेंट हाईलाइट करके बताएगा सिरोसिस के? सर, स्पाइडर एंजियोमास, पामर इरेदिमा, गैस्ट्रिक वेराइसिस, कैपिट मेड्यूसी, और रिप्रोडक्टिव में हमारा गायनेकोमेस्टिया एंड एमनोरिया, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में हेपेटिक इनकेफ एंड एस्टेरिक्सिस, और पेरिफेरल और पेडल एडिमा जो है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाएं जी सीरम मार्कर्स ऑफ लिवर पैथोलॉजी पे। ठीक है जी, लिवर पैथोलॉजी पे कौन कौन से हमें सीबीसी या उस पे सीबीसी पे चीज़ें मिलेंगी, सीरम की उसके से हमें कौन सी चीज़ें मिलेंगी? तो ALT AST जो है उसकी बात सबसे पहले करेंगे। मोस्टली जब भी लिवर डिजीज का हमें सस्पिशन होता है तो हम कहते हैं LFTs करो। LFTs में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कौन ब्रिलियंट बच्चा बताए मुझे, LFTs में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एनीवन? Sir, ALT, AST, GGT, वेरी गुड। और सर SGPT, SGOT, डायरेक्ट ब्लू रिबन और अच्छा, ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, एजी रेशियो ये भी आती है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये है कि SGPT और SGOT जो ऑब्सोलीट हो गए हैं नाम, ठीक है, नाम ये नहीं यूज होता, ये नाम क्या यूज होता है? ALT और AST। ठीक है, वही एक ही चीज़ है लेकिन नाम चेंज है। ALT AST सीरम टोटल बिलिरुबिन, स्प्लिट बिलिरुबिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, GGT, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइड और एल्ब्यूमिन, ये LFTs हैं। ठीक है जी। जो मोस्टली लिवर डिजीजेज में ALT ग्रेटर देन AST होता है, यानी कि दोनों इंक्रीज होंगे लेकिन ALT ज़्यादा होगा। लेकिन जब हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज की बात करेंगे, अब MCQ स्टार्ट हो गए हैं इंपॉर्टेंट। अल्कोहलिक लिवर डिजीज में AST इज ग्रेटर देन ALT, और जो रेशो होती है वो 2:1 से ज़्यादा होती है, यानी AST ALT से 2 गुना से ज़्यादा होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज की बात करें तो उसमें भी AST ग्रेटर देन ALT होता है। ठीक है, और अगर नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज है उसमें AST और AST ALT से ज़्यादा है तो एडवांस फाइब्रोसिस को भी सजेस्ट कर सकता है ये। ठीक है जी। अगर तो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया है, उसका ALT और AST हज़ारों में है, 2000 नॉर्मल होता है
25 से लेकर कोई 40 तक, 1500 2000 इतना एक्सट्रीमली रेज्ड है। तो आपने सोचना क्या है, आपने सोचनी है कोई एक्यूट कॉज, ठीक है। ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी में ये बहुत, जैसे कि पैरास्टामोल जो टॉक्सिसिटी है उसमें ये हो सकता है। इस्कीमिक हेपेटाइटिस, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट कॉज, ठीक है। किसी ने बाहर से खाना खाया है एक दिन पहले, ठीक है, पानी पिया कोई कहीं से, उसके बाद वो आया है आंखें पीली करके और जॉन्डिस बॉडी है उसकी, ALT AST 1500 थ्रू द रूफ, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें हम ANA प्रोफाइल करा के देख लेंगे कोई और ऑटो इम्यून जो है वो एसोसिएशन तो नहीं बॉडी में किसी और जगह पे। तो ये सूरत हाल है कि हमने जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये चीज़ें कंसिडर करनी है, ठीक है। अगला है जी ALP, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ना वो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन का एक मार्कर है। जब भी बाइल्स की ऑब्स्ट्रक्शन होंगी ना तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज्ड होगा। जैसे कोलेस्टेसिस है, यानी कि बाइल जो है वो स्टेसिस कर रहा है, ठीक है, उसमें बाइल डक्ट्स में, ठीक है जी। और ALP का अगर आपको याद हो तो बोन डिजीज में भी बहुत वो था, बोन रिजॉर्प्शन में ALP बड़ा होता है, ठीक है। अगला है जी गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज। ये भी डिफरेंट लिवर और बिलियरी डिजीज में रेज्ड होता है, जैसे ALP है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि ALP ये जो है ना गैमा ग्लूटामाइल ये बोन डिजीज में नहीं होता, ठीक है, और ये एसोसिएटेड होता है अल्कोहल यूज से। जब भी GGT आपको देगा ना, GGT रेज्ड है, तो आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये बताना चाह रहा है कि पेशेंट अल्कोहलिक है, ठीक है जी। अच्छा, ये थे हमारे लिवर एंजाइम्स रिलेटेड टू लिवर डैमेज। जब हेपेटोसेलुलर डैमेज होगा तो जो सेल के अंदर से एंजाइम्स रिलीज होंगे वो ये हैं, ALT AST ALP और GGT, ये हेपेटोसेलुलर एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो सेल के अंदर से रिलीज हो रहे हैं। अब हेपेटोसेलुलर इंजरी की वजह से उसका फंक्शन कम हो गया लीवर का, उसकी वजह से क्या होगा, उसे कहते हैं फंक्शनल लिवर मार्कर्स। वो कौन से हैं, बिलिरुबिन इंक्रीज होगा ये लिवर डिजीज में, जैसे बाइली ऑब्स्ट्रक्शन, अल्कोहलिक वायरल हेपेटाइटिस और सिरोसिस इसमें होगा, और हिमोलिसिस होगी तो भी बिलिरुबिन इंक्रीज होगा। इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करा लेंगे, ठीक है जी। एल्ब्यूमिन, जब एडवांस लिवर डिजीज होगी, ठीक है, तो क्योंकि ये लिवर का बायोसिंथेटिक फंक्शन है, लिवर का बायोसिंथेटिक फंक्शन है, लिवर एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज करता है। जब हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होगा तो इसका मतलब है कि ये जो है ये भी उसकी मैनिफेस्टेशन है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर काइंडली आप बता दें अनकंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड एक्स्ट्रा हेपेटिक और इंट्रा हेपेटिक, ये थोड़ा सा कंसेप्ट दे दें। अच्छा, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। बाइलोरिबिन जब हिमोलिसिस होता है, आरबीसीज टूटते हैं तो फ्री बिलिरुबिन रिलीज होती है, वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होती है, इसे हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को, ठीक है। उसकी कॉन्जुगेशन होगी, उसकी कॉन्जुगेशन होगी लिवर में, लिवर में कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये आगे आना है हमारा टॉपिक, ठीक है, उसमें कुछ एंजाइम होते हैं, उसकी कॉन्जुगेशन करेंगे और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फिर बाइल के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। तो जो ये है कंजुगेशन और आपने क्या पूछा है सर एक्स्ट्रा हेपेटिक एंड एक्स्ट्रा और इंट्रा इंट्राहेपेटिक। हेपेटिक। अच्छा, एक्स्ट्रा इंट्राहेपेटिक का मतलब है कि बाइलरी ट्री, ठीक है, और जी एक्स्ट्रा हेपेटिक का मतलब है कि इंट्राहेपेटिक का मतलब है कि हेपेटोसेलुलर जो हेपेटिक सेल्स जो हैं उसमें जो चीज़ें होनी है वो नहीं हो रही, उस कॉन्जुगेशन होनी है वो नहीं हो रही, ठीक है। और एक्स्ट्रा हेपेटिक का मतलब है कि बिलियरी ट्रैक्ट, ठीक है जी। अच्छा, अगला है जी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। यार ये बात याद रखना कि जो PT है ना, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो लिवर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है।
APTT नहीं है एसोसिएटेड, PT एसोसिएटेड है। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाएगा एडवांस लिवर डिजीज में ड्यू टू द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, सो बेसिकली बायोसिंथेटिक फंक्शन ये भी लीवर का ही है, क्लॉटिंग फैक्टर पैदा करना। लीवर ने एल्ब्यूमिन भी पैदा करने हैं, लीवर ने क्लॉटिंग फैक्टर्स भी करने हैं। अगर एल्ब्यूमिन नहीं होगा तो हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज में असाइटीज और पीडल एडिमा होगा। और अगर लीवर जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उससे क्या होगा कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और प्लेटलेट्स को क्या फर्क पड़ेगा? प्लेटलेट्स विल बी डिक्रीज्ड इन एडवांस्ड लिवर डिजीज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि थ्रोम्बोपोएटिन है जो कि थ्रोम्बोसाइट्स को जो है वो सिंथेसाइज करवाता है हार्मोन, वो डिक्रीज हो जाएगा। और जो प्लेटलेट्स हैं उसकी सीक्वेस्ट्रेशन हो जाएगी, लीवर में फंस जाएंगे, लीवर के जो साइनोसाइड्स हैं ना उसमें। और जो पोर्टल हाइपरटेंशन की स्प्लीनोमेगाली होगी और स्प्लीनिक भी सीक्वेस्ट्रेशन हो जाएगी। तो बेसिकली दो तरह से प्लेटलेट्स कम होंगे, एक तो थ्रोम्बोपोएटिन डिक्रीज हो जाएगा, दूसरा प्लेटलेट्स की सीक्वेस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो नाम मुझे सिर्फ नाम बता दें। चले मैं बल्कि आपसे पूछता हूँ इसमें से सवाल। अगर एक पेशेंट है उसका ALT ग्रेटर देन AST है, ठीक है, तो ये अल्कोहलिक है कि नॉन अल्कोहलिक है? तो ये अल्कोहलिक है कि एक्यूट है? अक्यूट है, वायरल है। एक्यूट। अगर एक पेशेंट है जिसका ALT और AST 2000 है, ठीक है, और पेशेंट जो है उसको स्क्लेरोडर्मा हुआ है, साथ उसको शोगरन सिंड्रोम भी डायग्नोज हो गया है, तो ये क्या है? ऑटोम्यून। वेरी गुड। अगर एक पेशेंट है जो जिसका गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज इंक्रीज बताया गया है, तो ये क्या बताना चाह रहा है? अल्कोहलिक। अल्कोहलिक। वेरी गुड। अगर एक पेशेंट है, अच्छा मुझे बताएं कि लीवर का फंक्शन कैसे मेजर करते हैं? एल्बिनिम से। सब लीवर का फंक्शन कैसे बिलीरुबिन, मेजर? एल्बुमिन, पीटी, प्लेटलेट्स वेरी सब गुड, चेक करता है। वेरी गुड। PT को क्या होगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम को लीवर डिजीज में? सर इंक्रीज इंक्रीज करेगा। हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एल्ब्यूमिन को क्या होगा? रॉन्ग। एल्बुमिन Decrease डिक्रीज हो जाएगा। हाइपोएल्बिनिमिया, हाइपोएल्बिनिमिया। वेरी गुड। प्लेटलेट्स कम क्यों होंगे इस लिवर डिजीज में? थ्रोम्बोपोएटिन डेफिशिएंसी की वजह से, और वो उनकी सीक्वेस्ट्रेशन हो जाएगी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है राय सिंड्रोम। राय सिंड्रोम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर हाँ जी जी। सर GGT प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज होगा जो अल्कोहलिक के साथ एसोसिएट है। प्रेगनेंसी में GGT की मुझे सिग्निफिकेंस नहीं लगता है इसकी। मैं आपको बता दूंगा लेक्चर के बाद और कौन कौन सी डिजीज में इसकी है, लेकिन प्रेगनेंसी के साथ मैंने कभी देखा और पढ़ा नहीं है। ठीक है, अच्छा राय सिंड्रोम क्या है जी? राय सिंड्रोम एक रेयर और फैटल चाइल्डहुड हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है। दो चीजें हैं, एक हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है, ठीक है, और ये चाइल्डहुड है, और ये फैटल भी हो सकती है। इट इज एसोसिएटेड विद वेरिसोला जोस्टर वायरस और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एक बच्चा है उसको वायरल इन्फेक्शन हुई है और उसको एस्पिरिन से ट्रीट कर दिया गया है। ठीक है, तो होगा क्या, जो एस्पिरिन के मेटाबोलाइट्स हैं वो क्या करेंगे, वो बीटा ऑक्सीडेशन को डिक्रीज कर देंगे बाय रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। ठीक है, बच्चा है उसको जुकाम हुआ है, ठीक है, और या उसको जो है ना वो वेरिसोला जोस्टर वायरस था, नहीं पता था, बैठा हुआ था अंदर। ठीक है, तो उसने एस्पिरिन खिला दी है घर वालों ने, उसके बाद उसको उसका ड्राउजीनेस और GCS इम्पेयर होना शुरू हो गया है, अल्टर्ड सेंसोरियम होना शुरू हो गया है, तो ये गुड इनफ है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ राय सिंड्रोम। अब एस्पिरिन मेटाबोलाइट्स करेंगे क्या, वो
माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम की इनहिबिशन करा देंगे, जिसकी वजह से बीटा ऑक्सीडेशन कम हो जाएगी और ये रिवर्सिबल होती है। ठीक है, फाइंडिंग में हमें माइटोकॉन्ड्रियल एब्नॉर्मैलिटीज मिलेंगी, माइक्रोवेसिकुलर फैटी चेंजेस मिलेंगी, मतलब इतने से बच्चे में हमें फैटी लीवर मिलेगा। ठीक है, और BSR लेवल चेक करेंगे तो वो कम होंगी, हाइपोग्लाइसीमिया होगा और कोमा। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है कि इसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होता है बच्चों का। ठीक है, प्रेशर रेज होगा और इसमें ये है कि रीनल और कार्डिक फेलियर जो है ना वो भी हो सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हमारे पेपर के हवाले से जो है वो ये, इसमें अवॉइड करते हैं हमें एस्पिरिन यानी कि अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एक्सेप्ट इन कावासाकी डिजीज। ठीक है, अगर पेशेंट को कावासाकी है फिर दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा चिल्ड्रन में एस्पिरिन हमने अवॉइड करनी है। ठीक है जी, इसमें आपको मैंने मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं। तो ICP को क्या होगा राइस सिंड्रोम में, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रेज्ड होगा। इंक्रीज होगा। ठीक है, और वही तय करेगा मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को। अच्छा जी, अगला है हमारा अल्कोहलिक लिवर डिजीज। इसमें से भी जो है ना काफ़ी MCQs बनते हैं। सबसे पहले है जी हेपेटिक स्टीटोसिस। हेपेटिक स्टीटोसिस होता है जी मैक्रोवेसिकुलर फैटी चेंज होगा और ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज। ठीक है, तो जो हेपेटिक स्टीटोसिस है वो मैक्रोवेसिकुलर फैटी चेंज है, मैक्रो चेंज है, जो कि अल्कोहल का बंद करने से ये रिवर्सिबल हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद है अल्कोहलिक हेपाटाइटिस। ठीक है जी, रिक्वायर्ड सस्टेन लॉन्ग टर्म कंजम्पशन। ठीक है जी, बहुत किसी ने मेहनत की हो अल्कोहलिक ने तो उसको जो है ना ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगा। इसमें होगा क्या कि स्वोलन और नेक्रोटिक हेपेटोसाइट्स होंगे और उसकी जो है ना न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन हुई होगी। ठीक है जी, तो इसमें एक तरह की एक टर्म होती है मैलरी बॉडीज। मैलरी ये इंपॉर्टेंट MCQ है, मैलरी बॉडीज। Mallory bodies are seen in alcoholic hepatitis. ठीक है जी, it is intracytoplasmic eosinophilic inclusion of damaged keratin filaments. Mallory bodies ये B पे आप देखें तो ये एक केराटिन फिलामेंट्स हैं, आप सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, डैमेज्ड केराटिन फिलामेंट्स हैं। ठीक है जी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है और इओसिनोफिलिक इंक्लूजन होती हैं इसमें। तो Mallory bodies are associated with alcoholic hepatitis और what are Mallory bodies? Damaged keratin filaments intracytoplasmic with eosinophilic inclusions. ठीक है जी, अगला है जी अल्कोहलिक सिरोसिस। अल्कोहलिक सिरोसिस फाइनल स्टेज है। ठीक है, ऊपर से शुरू किया ना हेपेटिक स्टीटोसिस से, रिवर्सिबल थी। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस इन द मिड आती है, वो यहाँ से काम जो है ना वो रिवर्सिबिलिटी की तरफ शुरू होना हो जाता है और अल्कोहलिक सिरोसिस तो इरिवर्सिबल होती है। ठीक है जी, अल्कोहलिक सिरोसिस में जी सेंट्रल वेन होती है एक लीवर की, उसके अराउंड स्क्लेरोसिस हो जाता है अर्ली डिजीज में। और मैंने आपको बताया था कि सिरोसिस जो है वो फाइब्रोसिस होती है, रीजनरेटिव नोड्यूल्स जो हैं उसकी वजह से आर्किटेक्चर जो है ना वो ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, और पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है और एंड स्टेज लीवर डिजीज हो जाती है। ये सिरोटिक हिस्टोलॉजी है, देख लें, और ये इरिवर्सिबल है। NAFLD क्या है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में क्या ज्यादा था, ALT के AST?
ALT ALT ना ना ना, गलती होगी ना। उसमें भी AST ज्यादा होता है ALT से। अल्कोहलिक में भी AST ग्रेटर होगा, लेकिन उसकी रेशो 2:1 से ज्यादा होती है। नॉन अल्कोहलिक में रेशो लाजमी नहीं कि 2:1 से ज्यादा हो, लेकिन AST ही ज्यादा होता है। अच्छा, ये बुक में तो ALT लिखा है। ये देखो ऊपर, इधर आओ जरा, ये मेरी जो खुले हुए हैं ये नोट्स, ये आप सीरम मार्कर्स ऑफ लिवर पैथोलॉजी पे आओ, जो अभी हम पढ़ के गए हैं। आ गए हो? ये जो स्क्रीन मिरर हो रही है, शेयर हो रही है, देख रहे हैं? जी सर। तो जी जी। ये इसमें चौथी लाइन पढ़ें। AST is greater than ALT in non-alcoholic liver disease. और ये सजेस्ट करता है एडवांस्ड फाइब्रोसिस को। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है जी, इसमें है जी इट इज एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, और कौन कौन से मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है? वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे जो आप अभी कह रहे हो ना ALT, आप यू आर नॉट इंटायरली रॉन्ग। ठीक है, मैं आपको इसकी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि दोनों तरह की NAFLD में दोनों तरह की हमें जो है ना वो इसमें वो मिलती हैं। ALT कैन बी ग्रेटर देन AST। सर ठीक है, अगर पेशेंट की सर अगर एक पेशेंट है हाँ जिसको AST ज्यादा है ALT से और नॉन अल्कोहलिक है, हाँ, तो वो फिर एडवांस स्टेज को शो यस करता है। यस, अगर ठीक है। एक और नॉर्मली जो है वो पेशेंट लगता है कि अपनी ALT बिगिनिंग ज्यादा होता है। अगर एक पेशेंट अपनी इनिशियल स्टेजेस पे है तो ALT ज्यादा होता है AST से। यस, ठीक है, L फॉर लिपिड। ओके। वेरी गुड, ठीक है जी, ये चीज है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अच्छा जी, जो NAFLD है वो एसोसिएटेड होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ, ओबेसिटी के साथ, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ और हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया के साथ। ठीक है, हाई डेंसिटी लाइपोगुड लिपिड्स, हाई HDL कम होगा, ओबेसिटी। इससे ये होगा कि ये सारी चीज़ें फैटी इन्फिल्ट्रेशन करेंगी हेपेटोसाइट की। क्या क्या चीज़ें? एक तो ओबेसिटी, अल्कोहलिक इंटेक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, ये ऑल दे ऑल विल कंट्रीब्यूट टू हेपेटोसाइट फैटी इन्फिल्ट्रेशन। उसकी वजह से सेलुलर बलूनिंग हो जाएगी, सेलुलर बलूनिंग हो जाएगी और इवेंचुअली नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, ठीक। एक होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, हेपेटोसिस, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटोसिस। ये भी हेपेटोसाइट बलूनिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, फाइब्रोसिस होता है, लेकिन ये सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में हो सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। ठीक है, तो NAFLD में आपको यही है कि इसमें जो ये बड़े बड़े फैटी इंक्लूजन्स हैं, इसकी वजह से बलूनिंग हो रही है, ये पता होना चाहिए। और पता होना चाहिए कि इनिशियल स्टेजेस में ALT ग्रेटर देन AST, एडवांस स्टेजेस में AST ग्रेटर देन ALT। अगला है जी ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जैसे मैंने आपको बताया है, ये भी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लिवर डिजीज है। ठीक है जी, मोर कॉमन है जी, फीमेल्स में होती है। ठीक है, मोस्टली दे आर एसिम्प्टोमेटिक, और हम इसमें जो करवाते हैं, जो ENA प्रोफाइल में जो हम देखते हैं ऑटोइम्यून लिवर डिजीज के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं, वो एंटी स्मूथ मसल और एंटी लिवर या किडनी माइक्रोसोमल 1 एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटी स्मूथ मसल और एंटी लिवर या किडनी माइक्रोसोमल 1 एंटीबॉडीज। ठीक है, और इसकी एसोसिएशन होगी अदर ऑटोइम्यून डिजीज के साथ। लैब्स में ALT और AST थ्रू द रूफ होंगे, और हिस्टोलॉजी में पोर्टल और पेरीपोर्टल जो है ना, लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी है, और कौन सी इसमें डिटेक्शन के लिए यूज होती हैं एंटीबॉडीज, एंटी स्मूथ मसल और एंटी लिवर या किडनी माइक्रोसोमल 1, और ALT बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। आगे है जी हमारा हेपेटिक एंसेफेलोपैथी।
हेपेटिक एंसेफेलोपैथी मैंने आपको बताया था कि जब सिरोसिस होगी तो उसमें न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये है हेपेटिक इनकैफ, ठीक है। पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स की जो बनेंगे उसमें फिर जो है ना, ये इसमें होता ये है कि सिरोसिस बेसिकली जो अमोनिया का मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है, वो भी लीवर में होना, यूरिया साइकिल ये लीवर में हो रहा है ना, तो वो नहीं होगा तो अमोनिया का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से न्यूरोसाइकेट्रिक डिसफंक्शन जो कि रिवर्सिबल होता है, पेशेंट्स को आप अमाइनो एसिड प्रिपरेशन लगाते हो, पेशेंट हेपेटिक इनकैफ में इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है, उसको जो है अमाइनो लबान के नाम से एक प्रिपरेशन आती है वो लगाते हो, 2 लगाते हो, पेशेंट उठ के बैठ जाता है। मतलब रिवर्सिबल है ये न्यूरो, लेकिन जब आता है तो ये वो इतना जीसीएस डाउन होता है कि बंदा कहता है कि इसने तो कभी होश ही नहीं करनी, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल न्यूरोसाइकेट्रिक डिसफंक्शन है और इसके ग्रेडिंग होती है हेपेटिक इनकैफ की, ठीक है। कोई मुझे ग्रेडिंग बता सकता है वैसे? ठीक है, चलें आपको ये याद रखें कि ये ग्रेड 1 जो है उसमें डिसओरिएंटेड होगा, कंफ्यूज्ड होगा, और ग्रेड 4 में कोमा होगा, ठीक है। और ग्रेड 3 जो है उसमें स्लीपी बट अराउजेबल होगा, यानी कि सोया होगा लेकिन जब उसे उठाएंगे तो वो उठ जाएगा, वो ग्रेड 3 है, ठीक है। और जो है वो उसकी जो स्पीच होगी वो भी डिसरप्टेड सी होगी। तो इसकी जो ग्रेडिंग है वो रेंज करती है फ्रॉम डिसओरिएंटेशन टू एस्ट्रिक्सिस टू डिफिकल्टी अराउजल और कोमा, ठीक है, ग्रेड 4। इसमें इसका ट्रिगर्स क्या है? सबसे कॉमन ट्रिगर जो आता है ना हेपेटिक इनकैफ का हॉस्पिटल्स में, वो कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ट्रिगर्स में या तो अमोनिया का सारा जो है ना अमोनिया के गिर्द स्टोरी घूमनी है, या अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, या अमोनिया का रिमूवल कम हो जाता है, ठीक है। अमोनिया की प्रोडक्शन कब ज़्यादा होगी या एब्जॉर्प्शन? जीआई ब्लीड में और कॉन्स्टिपेशन में अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, या कोई पोस्ट इन्फेक्शन है पेशेंट, ठीक है। और रिमूवल कब कम होगा? रीनल फेलियर में, ठीक है। पेशेंट अगर डायूरेटिक ले रहा है तो, ठीक है। तो ये है। अच्छा जी, ट्रीटमेंट में इसकी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो लैक्टोलूज है। लैक्टोलूज क्या करता है? डुफलेक के नाम से जो हम देते हैं सिरप, वो एक तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करेगा, दूसरे नंबर पे वो अमोनिया को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करता है, और अमोनियम आयन कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। सो लैक्टोलूज अमोनिया की एक्सक्रीशन को बढ़ा रहा है। और एक एंटीबायोटिक होती है रिफैक्सिमिन, वो जो गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं ना अमोनिया, उसको कम कर देता है, ठीक है। तो व्हाट आर द 2 causes of hepatic incaf? What are the 2 triggers of hepatic incaf? सर अमोनिया का ज़्यादा होना, कॉन्स्टिपेशन या जीआई ब्लीडिंग में इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ये तो 1 वेरी गुड। सेकंड? or एंड decreased सेकंड ammonia removal. वेरी गुड। और इसमें हम देंगे क्या? सर लैक्टोलोज देते हैं, एंटीबायोटिक, वेरी गुड। एंटीबायोटिक कौन सी? Rifaximin. Cefixime. एफेक्सिमिन। आगे आया है जी लिवर ट्यूमर्स। लिवर ट्यूमर्स में से वो ये बहुत हाई यील्ड है, ये ध्यान से पढ़ना है आपने। इसमें मैं आपको हाईलाइट भी कर दूंगा एमसीक्यू जो पूछे हुए हैं। अच्छा, लिवर ट्यूमर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेपेटिक हेमेंजियोमा। नाम से ही लग रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड कैवर्नस हेमेंजियोमा, ठीक है। जो हेपेटिक की एनजीओ यानी कि जो वेसल्स हैं उसका है ये बिनाइन लिवर ट्यूमर है जो कि वीनस मालफॉर्मेशन की वजह से होता है। एज इसकी रिलेटिवली मिडिल एज, यंग एज में ही होता है, 30 to 50। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है हेपेटिक हेमेंजियोमा में कि ये वीनस मालफॉर्मेशन है ना, तो ब्लीड के रिस्क ज़्यादा होंगे, इसलिए बायोप्सी नहीं करनी, सुई नहीं अंदर तुननी, ठीक है। उससे रिस्क ऑफ हेमरेज बढ़ता है,
जो भी हेमेंजियोमास हैं उसमें बायोप्सी जो है ना हेपेटिक एंजियोमा नहीं करते। अगला है जी फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया। फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन बिनाइन। सबसे कॉमन बिनाइन कौन सा है जी? हेपेटिक हेमेंजियोमा, जो अभी हमने पढ़ा है। सेकंड मोस्ट कॉमन जो बिनाइन है, बिनाइन, वो है फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया। और ये मोस्टली फीमेल्स में, एज वही है, फीमेल्स में होता है। बेसिकली इट इज अ हाइपरप्लास्टिक रिएक्शन ऑफ हेपेटोसाइट्स टू एबरेंट डिस्ट्रोफिक आर्टरी। एबनॉर्मल आर्टरी होती है, ठीक है, कब लीवर की अगर एबनॉर्मल और डिस्ट्रोफिक आर्टरीज हैं, उसके रिस्पॉन्स में हेपेटोसाइट हाइपरप्लेजिया कर जाते हैं। ठीक है, अगर लीवर की आर्टरी एबनॉर्मल हो गई है, डिस्ट्रोफिक हो गई है, तो हेपेटोसाइट हाइपरट्रॉफी कर जाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं हाइपरप्लेजिया कर जाएंगे, इसे कहते हैं हाइपरप्लेजिया, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया। ठीक है जी, और एसिम्प्टोमेटिक होता है और इंसिडेंटल फाइंडिंग है, तो बिनाइन है, पड़ा भी रहता पता ही नहीं चलता लोगों को कभी कभी। अगला है जी हेपेटिक एडिनोमा। हेपेटिक एडिनोमा इज अ रेयर एंड येट बिनाइन, इट इज आल्सो अ बिनाइन। अभी तक हम 3 पढ़ चुके हैं। हेपेटिक हेमेंजियोमा भी बिनाइन है, फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया भी बिनाइन है, हेपेटिक एडिनोमा इज रेयर और ये भी बिनाइन है। और ये रिलेटेड होता है ओसीपीज के साथ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ। ठीक है जी, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो हैं, ठीक है, जो यानी कि ये जो ओसीपीज हैं वो भी तो स्टेरॉइड्स ही है ना, तो स्टेरॉइड्स के साथ है। इट कैन रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली और इट कैन रप्चर टू कॉज शॉक। ठीक है जी, हेपेटिक एडिनोमा कैन रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली और इन एक्सट्रीम केसेस कैन आल्सो रप्चर एंड कॉज शॉक। अगला है जी हमारा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, HCC। HCC is also called hepatoma. मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट लिवर ट्यूमर, मतलब कुछ तो ट्यूमर मेटास्टाइज करके लिवर में आ रहे होते हैं ना, वो सेकेंडरी होते हैं। लिवर का अपना जो प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो मोस्ट कॉमन, वो ये है HCC। इट इज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस B वायरस, सिरोसिस एंड ऑल कॉजेज ऑफ सिरोसिस। ऑल कॉजेज ऑफ सिरोसिस कौन सी हैं? कोई बच्चा मुझे सिरोसिस की कॉजेज तो बताए, आनी चाहिए आपको। सर एल्कोहलिक होती है, हेप सी होती है। एक्सीलेंट। और सर बिलियरी डिजीजेस, जेनेटिक और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की वजह से। वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं वो जेनेटिक और मेटाबॉलिक सिंड्रोम? सर विल्सन या इसकी वजह से हीमोक्रोमेटोसिस वगैरह की वजह से भी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, होता है। वेरी गुड। और नॉन अल्कोहलिक फैटी से भी ये हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा विल्सन डिजीज आपने बता दिया है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी याद रखनी है आपने। अच्छा, ये कॉजेज हैं, और एक स्पेसिफिक कार्सिनोजेंस होते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स, एज पर जीलस से जो पैदा होते हैं। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन्स वो भी HCC करा सकते हैं। HCC की मैं वो फाइन, फार्मर्स में होते हैं। ठीक है जी, एक्सीलेंट जी, वो ऑस्परजिलोसिस फॉर्मर्स डिजीज भी है, तो एफ्लाटॉक्सिन से बिल्कुल बिल्कुल एक्सपोज होंगे। आगे है जी फाइंडिंग में इसकी है, हम जब देखेंगे तो हमें लुक पे जॉन्डिस मिलेगा, ठीक है, पैलर मिलेगा, एनोरेक्सिया, हिस्ट्री में वो बताएगा एनोरेक्सिया, और सिक लुकिंग लुक होगी। एग्जामिनेशन पे हेपेटोमेगाली, टेंडर हेपेटोमेगाली होएगी। ठीक है, और सिरोसिस स्टेबल, शुरू में स्टेबल होगा। ठीक है, और अगर ये हेपेटिक इनकैफ की तरफ चला जाए तो इसे कहते हैं डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज। डीकम्पनसेशन हो जाती है सिरोसिस की, स्टेबल सिरोसिस की, जिसमें सिर्फ एसाइटिस होता है। ठीक है, अच्छा, और HCC का स्प्रेड क्या है? लिम्फोजेनस है, हेमाटोजेनस है, क्या है? हेमाटोजेनस स्प्रेड है। हेमेटोजेनस। ठीक है जी, डायग्नोसिस में हम इसका ये करेंगे जी कि हमने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाना होता है स्क्रीनिंग के लिए।
और बाईफेजिक या ट्राईफेजिक सिटी स्कैन, कॉन्ट्रास्ट, जिसे कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन कहते हैं एब्डोमेन का, या एमआरआई एब्डोमेन, कुछ भी दोनों में से करा सकते हैं, जो कि कंफर्म करती है। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब एक ही टेस्ट है जो मैं बताऊं, सीधा बायोप्सी। सर बायोप्सी। ठीक है जी, बायोप्सी। अच्छा, मुझे उसमें से सारा कुछ तो आता है आपको। अच्छा, अगला है जी हेपेटिक एंजियोसार्कोमा। हेपेटिक एंजियोसार्कोमा में से जो है ना, ये पार्ट 1 एफसीपीएस वालों का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। इसमें जो ये तो एक रेयर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, एंडोथेलियल ओरिजिन का है, एंजियो आ गया ना तो वेसल से रिलेटेड होगा। तो इसकी जो है ना एसोसिएशन पूछते होते हैं, आर्सेनिक एक्सपोजर और विनाइल क्लोराइड। ठीक है, हेपेटिक एंजियोसार्कोमा की एसोसिएशन आर्सेनिक और विनाइल क्लोराइड के साथ होती है, याद रखना आपने। और मेटास्टेसिस मैंने आपको बताया, अगर लीवर करेगा तो कहाँ पे सबसे कॉमनली लीवर जो है ना, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ओवरऑल जो मोस्ट मैलिग्नेंट लीवर ट्यूमर है वो यही है, मेटास्टेसिस है। ओवरऑल प्राइमरी जो है वो हेपेटोसेलुलर था। जो मेटास्टाइज करेगा कहाँ करेगा, जीआई ट्रैक्ट में करेगा, लिवर, ब्रेस्ट और लंग कैंसर उसमें करेगा, और मोस्टली ये ज़्यादा ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, एक सॉलिटरी नहीं होता। तो हेपेटिक एंजियोसार्कोमा की एसोसिएशन क्या है? दो, आर्सेनिक एंड विनाइल क्लोराइड। Arsenic and vinyl chloride. आर्सेनिक एंड विनाइल। अगला है जी बर्ड क्यारी सिंड्रोम। बर्ड क्यारी सिंड्रोम क्या होता है? बर्ड क्यारी सिंड्रोम इज हेपेटिक वीनस आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है जी, पोर्टल ट्राइएड, जिसमें हेपेटिक वेन, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट आती है, हेपेटिक डक्ट। अच्छा, वेनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना जब, तो ड्यू टू थ्रोम्बोसिस, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकती है, या कोई ट्यूमर कंप्रेस कर रहा है वेन को, हेपेटिक वेन को। ठीक है, तो वेनस आउटफ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, तो सेंट्री लोब्यूलर कंजेशन और नेक्रोसिस हो जाती है बर्ड क्यारी में, और उसकी वजह से कंजेशन हो जाती है। जब भी वेनस ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से कंजेशन हो जाए, कंजेस्टिव लिवर डिजीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हेपेटोमेगैली हो जाएगी, या साइटीज हो जाएगा, वेरिसिस बन जाएंगे। ठीक है जी, और इट इज एसोसिएटेड, बर्ड क्यारी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स। ठीक है, जो थ्रोम्बोसिस हो रहा है वो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, वो हाइपरकोगुलेबिलिटी की वजह से भी हो सकता हो रहा हो। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वेरा पोस्टपार्टम स्टेट्स भी हाइपरकोगुलेबल होती हैं। ठीक है जी, और जो मैंने बताया आपको, लीवर कंजेशन हो जाती है उसकी वजह से, जैसे राइट हार्ट डिजीज, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में हो जाता है लिवर कंजेशन, वैसे बर्ड क्यारी में भी लिवर कंजेशन हो जाती है। और नटमैग लीवर आप दो जगह ही देखोगे मोस्टली, एक आप राइट हार्ट फेलियर में और एक आप बर्ड क्यारी सिंड्रोम में। ठीक है जी, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस क्या है? पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, द थ्रोम्बोसिस इन द पोर्टल वेन प्रोक्सिमल टू लीवर। ठीक है जी, यूजली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन ये पोर्टल हाइपरटेंशन करा सकता है, और पोर्टल हाइपरटेंशन के जो सारे फीचर्स हमने पढ़े हैं वो भी करा सकता है। ठीक है, अब्डोमिनल पेन ये, लेकिन ये बॉवल इस्कीमिया, अगर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन इन्वॉल्व हो गई है तो बॉवल इस्कीमिया भी करा सकता है। ठीक है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में या तो हाइपरकोगुलेबल स्टेट इसकी etiology में आ जाएगा, या कोई कैंसर मलिग्नेंसी अगर इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, पैंक्रियाटाइटिस, सेप्सिस, उसमें भी सेप्सिस में भी हो सकता है, DIC में और सेप्सिस में, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, तो बर्ड क्यारी इज हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन, और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस इज पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। हेपेटिक वेन और पोर्टल वेन में फर्क है। ठीक है जी, अच्छा आगे हम पढ़ेंगे सारा ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, इसमें से MRCP में भी ये बहुत उनका फेवरेट है, FCPS पार्ट 1 वालों का भी ये बहुत फेवरेट है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये
एग्जाम फॉरेन एग्जाम का भी बहुत फेवरेट और ये इधर पाकिस्तान वाला MDMS का भी, इसमें ये आपको आना चाहिए। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इज बेसिकली मिसफोल्डेड जीन प्रोडक्ट प्रोटीन है which aggregates in hepatocellular endoplasmic reticulum, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में क्या होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एग्रीगेट कर जाती है, ठीक है। और ये कराती क्या है, सिरोसिस विद पास पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स होंगे इसके, ठीक है। एक तो हमने विपल डिजीज में पैस पॉजिटिव पढ़े थे और अभी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में हम पैस पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जेनेटिकली कोडोमिनेंट ट्रेट है। और इसकी ये है जी कि ये निशानी है, हिस्ट्री में हमेशा आपको यंग पेशेंट मिलेगा, ठीक है, यंग पेशेंट विद लिवर डैमेज और डिस्निया, और स्मोकिंग की हिस्ट्री कोई नहीं होगी उसकी। अच्छा, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, याद रखने वाली ज़्यादा, वो ये है कि लंग्स में जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होगी तो इलास्टेज की अनइनहिबिशन हो जाएगी। देखो, जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है ना, वो क्या कराता है, वो इलास्टेज एक्टिविटी की इनहिबिशन करा। इलास्टेज ने इलास्टिक टिश्यू को काटना है, इलास्टिक टिश्यू को तोड़ना है, एक इलास्टेज एंजाइम है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन उस इलास्टेज को इनहिबिट कराता है, ठीक है। और जब ये नहीं होगा तो इलास्टेज अनइनहिबिट हो जाएगा और इलास्टिक टिश्यू को ज़्यादा तोड़ेगा, जिसकी वजह से जो लंग्स के इलास्टिक टिश्यू हैं वो कम हो जाएंगे और एम्फाइसीमा हो जाएगा, ठीक है। एक तो इसका लंग में ये मैनिफेस्टेशन है, लीवर में ये सिरोसिस करवाता है, हेपेटिक जो सेल्स हैं उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एग्रीगेट मिसफोल्डेड प्रोटीन के बना के, ठीक है। तो कौन बताएगा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी मुझे? सर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में होता क्या है बेसिकली कि जो मिसफोल्डेड जीन जो है वो ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी लिवर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिनकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा और इसके साथ साथ हमें ये PS पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स मिलेंगे लिवर में। ये एक कोडोमिनेंट ट्रेट है और ये यंग पेशेंट में होगी जिनके अंदर लिवर डैमेज मिलेगा और डिस्निया मिलेगा। हालांकि वो पेशेंट हमें कहेगा कि मैं तो कभी सिगरेट भी नहीं पी, कुछ भी, कोई टोबैको स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन उसमें हमें डिस्निया की कंप्लेन मिलेगी। इसके अलावा ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन सिर्फ लंग्स में नहीं, लिवर में नहीं, लंग में भी होता है हमारे पास, जहाँ पे क्या होता है कि जो इलास्टेज एंजाइम होता है वो अनइनहिबिटेड हो जाता है, जिसकी वजह से इलास्टिक टिश्यू सारा जो है वो डिग्रेड हो जाएगा और उसकी वजह से पेनिसिलर एम्फाइसीमा डेवलप हो जाएगा। वेरी गुड। आगे हम जल्दी से करते हैं जी। जॉन्डिस आपको सबको पता है, एबनॉर्मल येलोइंग ऑफ स्क्लेरा एंड स्किन भी हो सकती है ड्यू टू बिलिरुबिन डेपोजिशन। हाइपरबिलिरुबिनेमिया, ठीक है, दो तरह से हो सकता है, या प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी जैसे हेमोलिसिस में होता है, या क्लियरेंस कम हो जाएगी जैसे कॉन्जुगेशन कम हो जाती है, ठीक है। और इसकी जो 4 कॉजेज हैं वो ये हैं, हॉट लिवर, हेमोलिसिस, ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है जो बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा कर रही है, या किसी ट्यूमर की वजह से, और या लिवर डिजीज़ की वजह से जॉन्डिस हो सकता है। दो तरह की इसमें ये है जी, 3 तरह की, कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड और मिक्स्ड। कॉन्जुगेटेड जिसे हम डायरेक्ट भी कहते हैं, उसमें ये है जी कि बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो जब हेमोलिसिस से आप ज़हन में लाएं, हेमोलिसिस से इंटरेक्ट बिलिरुबिन बन रही है, वो इंटरेक्ट बिलिरुबिन जो है कंजुगेशन उसकी लिवर में हो भी रही है, लेकिन वो कंजुगेशन के बाद लिवर सक्रीट नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से जो है ना वो एकोमुलेट उसमें बाइल में सक्रीट नहीं कर पा रहा, तो एकोमुलेट होना शुरू हो जाएगी, डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनेमिया इसे कहते हैं जी, ठीक है। और क्यों हो सकता है, बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो अगर, या गॉल स्टोन, बाइल में अगर गॉल स्टोन अगर कोई लॉज हुआ है, ठीक है, तो अंदर लिवर का फंक्शन तो ठीक है, कंजुगेशन इज बेसिकली लिवर फंक्शन, ठीक है जी, तो वो तो ठीक है, लेकिन आगे से बाइल अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो इसके लेवल ज़्यादा हो जाएंगे। गॉल स्टोन्स, क्लेंजियोकार्सिनोमा और पैंक्रियाटिक और लिवर कैंसर,
ये इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। जो पैंक्रियाटिक हेड ऑफ द पैंक्रियाज का कैंसर है ना, हेड ऑफ पैंक्रियाज जो है ना वो बाइल डक्ट के बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना विसिनिटी में ही पड़ा होता है। जो कार्सिनोमा उसका होता है वो बाइल डक्ट को ऐसे करके कंप्रेस करता है, इसकी वजह से जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन अंदर पड़ी हुई है ना, जो जिसकी कंजुगेशन लिवर ने कर चुकी है, वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। लिवर फ्लूक में भी हो सकता है। अच्छा, या बिलियरी ट्रैक्ट, डायरेक्ट बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज मैंने आपको बताया, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस आगे हम पढ़ेंगे उसमें, या प्राइमरी पीबीसी, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, ये भी पढ़ेंगे आगे। आगे इसमें कॉज ये है कोई एक्सक्रीशन डिफेक्ट है, मैं आपको बताया कि स्क्रीट नहीं कर पा रहा कंजुगेटेड, जैसे डुबिन जॉनसन सिंड्रोम है या रोटोर सिंड्रोम है, ठीक है। लेकिन जो अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया ना इनडायरेक्ट, उसमें मैंने आपको बताया हिमोलिसिस बहुत ज़्यादा होगी, हिमोलिसिस में टाइम ही नहीं मिलेगा लिवर को कंजुगेट करने का। उसके अलावा जो कंजुगेशन, लिवर के कंजुगेशन एंजाइम्स है ना और बाइल के, उनका अगर डिफेक्ट है, जैसे क्रिगलर, नजार और गिलबर्ट है, इसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन मिलती है, ठीक है। और मिक्स्ड जो है इसमें हमें जो है ना मिक्स भी मिल सकती हैं किसी भी कंडीशन में, हेपेटाइटिस और सिरोसिस में मोस्टली मिलती हैं, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर, सर एमसीक्यूज आया हुआ था डायरेक्ट का एक्स्ट्रा हेपेटिक के साथ, तो काइंडली एक्सप्लेन कर दें एक्स्ट्रा हेपेटिक डायरेक्ट के साथ कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा हेपेटिक, एक्स्ट्रा देखें, एक्स्ट्रा हेपेटिक का मतलब है कि बाइलरी ऑपरेटस, ठीक है, बाइलरी ऑपरेटस। ओके सर। तो जब भी बिलियरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो ये यही हमने पढ़ा है डायरेक्ट बिलिरुबिनिया में, बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ी है, बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज पढ़ी है, जब भी वो इन्वॉल्व है तो डायरेक्ट बिलिरुबिनिया है। इनडायरेक्ट की कॉजेज 3-4 हैं सिर्फ, हिमोलिसिस है या क्रिगलर नजार और गिलबर्ट है, आगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, बिनाइन नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया, इसको हम जानते हैं फिजियोलॉजिकल नियोनेटल जॉन्डिस से, ठीक है। और ये जो होता ये है कि अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो जाता है, अनकंजुगेटेड, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न, जब भी पैदा होगा नया बच्चा फिजियोलॉजिकली इसे जॉन्डिस होगा, माइल्ड अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा, ठीक है। वो इसलिए होता है कि फीटल आरबीसी का टर्नओवर ज़्यादा होता है, और जो बच्चा पैदा हुआ है उसका लीवर अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ होता कि यूडीपी, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी जो कंजुगेशन कराती है, ये एंजाइम कंजुगेशन कराता है, वो भी नहीं मैच्योर हुआ होता, ठीक है। और गट भी जो है ना वो भी यूरोबिलिनोजन को डीकंजुगेशन नहीं कर सक रही होती, ठीक है। और एंजाइम्स जो हैं, आप ये सोचें कि ये वो मैच्योर नहीं हुए होते। बीटा ग्लूकोरोनेडेज एंजाइम है जो कि लाइसोसोमल एंजाइम है, ठीक है, वो डायरेक्ट बिलिरुबिन की डीकंजुगेशन करता है, ठीक है। और ये ब्रेस्ट मिल्क में भी पाया जाता है, तो जो ब्रेस्ट मिल्क में ये होता है वो बिलिरुबिन डीकंजुगेट कर सकता है, ठीक है, ग्लूकोरोनेडेज, उसकी वजह से भी जो है ना अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया हो सकता है, ठीक है। 2 वजह हैं, एक अपनी जो बच्चे है उसकी इमेच्योरिटी है, ठीक है, उसके फीटल आरबीसीज का टर्नओवर ज़्यादा है, लिवर की मैच्योरिटी है, एंजाइम्स की उसकी मैच्योरिटी है, या ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बीटा ग्लूकोरोनेडेज एंजाइम है, वो लाइसोसोमल एंजाइम है, वो जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है ना उसको अनकंजुगेटेड करता है, उसमें भी हो सकता है। एक होता है ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर जॉन्डिस, ठीक है। इनसफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क अगर इनटेक करे बच्चा तो बिलिरुबिन एलिमिनेशन कम हो जाती है, ठीक है, और इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ये वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें अभी, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सीवियर केसेस में लीड टू कर्निक टेरिस। कर्निक टेरिस हम सबको पता है क्या है जी, कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लिपिड सॉल्युबल, unconjugated lipid soluble bilirubin is accumulated in brain, particularly basal ganglia, ठीक है। ट्रीटमेंट हम इसकी क्या करेंगे जी, फोटोथेरेपी, इसको हम जो है वो अल्ट्रावायलेट उसमें बच्चों को रख देते हैं कैबिन्स में, वो ये करता है कि वो
आइसोमराइज अल्ट्रा यूवी जो है ना वो आइसोमराइज करती है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को वाटर सॉल्युबल वाइटमिन उसमें। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो आइसोमराइज करती है यूवी अनकंजुगेटेड को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है जी, तो मुझे कोई बताएं कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न की वजह क्या है? सर प्रीमेच्योरिटी। प्री मेच्योरिटी तो मैंने एक दफा भी नहीं कहा, प्री मेच्योरिटी नहीं बोला मैंने, इमेच्योरिटी बोला। इमेच्योर लिवर होगा जब बच्चा पैदा होगा नॉर्मल, उसका भी एक तो ये वजह होगी। वेरी गुड। और आरबीसी टर्नओवर ज्यादा हो गुड। और यूटीपी ग्लूकोसाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी डिक्रीज हो जाना। और और सर उसकी इंटेस्टाइन जो है वो स्टर्कोबिलिन को डीकॉन्जुगेट नहीं कर पा रही। गुड। बीटा ग्लूकुरोनाइडेज एंजाइम डेफिशिएंसी वो हो जाएगी। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग। वेरी गुड। ठीक है, बीटा ग्लूकुरोनाइडेज जो है ना ये एंजाइम होता है, इसकी वजह से भी हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर जॉन्डिस भी हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हैं, वैसे ज़हन में रख लें, कर्निक-टेरिस ज़हन में रख लें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूवी जो है वो वाटर सॉल्युबल कर देती है, जिसकी वजह से अनकंजुगेटेड बाहर निकल जाती है। आगे है जी बिलियरी एट्रीजिया, मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन है। ठीक है, फाइब्रो ऑब्लिटरेटिव डिस्ट्रक्शन इसमें होगी बाइल डक्ट्स की और कोलेस्टेसिस हो जाएगा। मैं इसका ये है कि एट्रीजिया का मतलब ये है कि डिस्ट्रक्शन, ठीक है, और उस डिस्ट्रक्शन की वजह से जो कोलेस्टेसिस हो जाएगा। अच्छा, एसोसिएटेड विद एब्सेंट एंड एबनॉर्मल गॉल ब्लैडर अल्ट्रासोनोग्राम। ठीक है जी, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसमें जो गॉल ब्लैडर है वो या तो होगा ही नहीं या एबनॉर्मल होगा बिलियरी एट्रीजिया में। और लैब्स में इंक्रीज डायरेक्ट बिलिरुबिन होगा और जीजीटी भी इंक्रीज होगा। तो बिलियरी एट्रीजिया इसकी प्रेजेंटेशन क्या है? इट प्रेजेंट्स इन अ न्यू बॉर्न एज परसिस्टेंट जॉन्डिस आफ्टर 2 वीक्स ऑफ लाइफ, जो कि 2 वीक्स तक ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन परसिस्ट करता है। डार्कनिंग ऑफ यूरिन करता है और कॉलिक स्टूल्स होते हैं, इसमें हेपेटोमेगाली भी मिलेगी। ठीक है, इसमें बिलियरी एट्रीजिया की हैं, जितना याद हो गया काफ़ी है इसका। आगे है जी हेरिडिटरी हाइपरबिलिरुबिनिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको आने चाहिए। अच्छा, दिस ऑल ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, गिलबर्ट सिंड्रोम हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। गिलबर्ट सिंड्रोम में यूडीपी ग्लूकोरोनेसाइल ट्रांसफरेज कॉन्जुगेशन, ग्लूकोरोनेसाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो कि कंजुगेट करता है बिलिरुबिन को। गिलबर्ट में ये माइल्डली डिक्रीज होगा। ठीक है, क्रिगलर नजार में एब्सेंट होगा, नाम ही विलन जैसा, क्रिगलर नजार। यूडीपी ग्लूकोरोनेसाइल ट्रांसफरेज एब्सेंट होगा। ठीक है, और ये प्रेजेंट करता है अर्ली इन लाइफ में। और ठीक है, इसकी फाइंडिंग्स ये है कि जॉन्डिस कर्निक टेरिस मैंने आपको अभी बताया है, वो भी इसमें हो सकता है। ठीक है जी, और हम इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे जी? प्लाज्मा फेरेसिस ही बचता है और फोटोथेरेपी बचती है। ठीक है, प्लाज्मा फेरेसिस ही वैसे मेन स्टे है, लेकिन जो अगर पूछें तो लिवर ट्रांसप्लांट। ठीक है जी, इसकी टाइप 1 ज़्यादा सीवियर है, टाइप 2 लेस सीवियर है, और टाइप 2 जो है ना वो बारबिचरेट्स को रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो गिलबर्ट सिंड्रोम और क्रिगलर नजार में क्या फ़र्क है बच्चों? सर गिलबर्ट में जो है वो यूडीपी माइल्डली डिक्रीज होता है, जबकि क्रिकलर में कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। डुपिन जॉनसन सिंड्रोम। और अच्छा, इनमें क्या होगा, कौन सा हाइपरबिलिरुबिनिया होगा?
अनकंजुगेटेड बोथ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है, आपने ये याद रखना है कि क्रिगन नजार का तो है ना विलन जैसा नाम, ये तो है ही अनकंजुगेटेड हाइपरविलिन। डुबिन जॉनसन सिंड्रोम है, ठीक है, ये दो नाम है तो ये कंजुगेटेड, इसमें कंजुगेटेड हाइपरविलिनिमिया होगा, इस तरह याद रख लेना आपने, ठीक है। और होता ये है कि कंजुगेशन लिवर के अंदर हो जाती है, यूडीपी ग्लूकोनासाइल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और सब कुछ करता है, कंजुगेशन भी करता है, लेकिन मसला आता है डिफेक्टिव लिवर एक्सक्रीशन में, लिवर एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, जिसकी वजह से लिवर के अंदर वो बिलिरुबिन एकुमुलेट हो के लिवर डार्क हो जाता है, ठीक है। और रोटोर सिंड्रोम, ठीक है, रोटोर सिंड्रोम, रोटोर सिंड्रोम सिमिलर टू डुबिन जॉनसन सिंड्रोम है लेकिन माइल्डर होता है इससे। फर्क क्या है, अगर तो लिवर डार्क है तो हम कहेंगे जी वो डुबिन जॉनसन है, अगर वो नहीं है तो हम कहेंगे रोटोर सिंड्रोम है, ठीक है जी। और इसमें रोटोर में ये होता है कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन जिसकी कंजुगेशन हो चुकी है उसकी स्टोरेज नहीं हो सक रही, ठीक है, और वो अबनॉर्मल एरियाज ऑफ लिवर में अकोमुलेट हो रहा है, ठीक है, तो ये है रोटोर सिंड्रोम। अगला है जी विल्सन सिंड्रोम, विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज हमने सबने पढ़ी है, विल्सन डिजीज इसका दूसरा नाम है हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन, ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए कि ये ATP7B जीन क्रोमोसोम 13 पे एक कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होती है, उसकी डेफिशिएंसी है ATP7B जीन पे क्रोमोसोम 13 पे, ठीक है, जिसकी वजह से कॉपर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, सेलुलोप्लाज्म में कम होगी, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन ही जब सही नहीं बन रही तो कॉपर को ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा सही, जिसकी वजह से सेलुलोप्लाज्मिन एक प्रोटीन होती है एपोसेलुलोप्लाज्मिन, जब उस पर कॉपर लगता है वो सेलुलोप्लाज्मिन बन जाता है, ठीक है, तो वो भी कम हो जाएगी और कॉपर अकोमुलेट करना शुरू हो जाएगा डिफरेंट टिश्यूज में, लिवर में करेगा, ब्रेन में बेसल गैंग्लिया में करेगा, कॉर्निया में करेगा, किडनी में करेगा, ठीक है। जब ये ब्रेन में करेगा, लिवर में करेगा तो ये सिरोसिस कराएगा, जब ये बेसल गैंग्लिया में करेगा तो डिसआर्थरिया, ट्रेमर, पार्किंसोनियन और साइकेट्रिक फीचर्स आएंगे, ठीक है। जब ये कॉर्निया में करेगा तो केसर फ्रेशर लिंग्स हमने पढ़ी है वो होंगी, जब ये किडनी में करेगा तो क्रॉनिक किडनी डिजीज में ये किडनी फेलियर में जाएगा और इसमें यूरिन कॉपर ज़्यादा होता है और सीरम सेलुलोप्लाज्मिन कम होता है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है आपने, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट जो स्टेम के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है विल्सन डिजीज़ की कि इट प्रेजेंट्स बिफोर एज ऑफ 40 विद या तो लिवर डिजीज़ के साथ, एक्यूट लिवर फेलियर के साथ एक पेशेंट प्रेजेंट हुआ है यंग, या एक पेशेंट जो है वो साइकेट्रिक फीचर्स और ट्रेमर्स, पार्किंसोनिज्म के साथ प्रेजेंट हुआ है और हमने आंख में देखा केसर, उसकी ऑफ्थेल्मोस्कोपी की है तो केसर फ्लेशर रिंग्स हमें नज़र आई हैं, ठीक है। केसर फ्लेशर रिंग्स इज बेसिकली डेपोजिशन ऑफ कॉपर इन डेसिमेट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया, डेसिमेट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया, ठीक है जी। और रीनल डिजीज जब होगी तो रीनल फेलियर और फैंकनी सिंड्रोम के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। ट्रीटमेंट हम विल्सन डिजीज की क्या दे देंगे, किलेट कर देंगे, पेनिसिलामिन दे देंगे या ओरल जिंक दे देंगे, लेकिन जो मेन स्टे है जो सबसे वो लिवर ट्रांसप्लांट एक्यूट लिवर फेलियर में, ठीक है जी। कौन से क्रोमोसोम पे होता है, क्रोमोसोम 13 नाम क्या है उसका, ATP7B। बी और एज क्या प्रेजेंटेशन की होती है इसकी, बिफोर 40 और टिपिकल प्रेजेंटेशंस क्या है इसकी, व्हाट आर द टिपिकल अगर प्रेजेंटेशन। तो कॉपर लिवर में हो रहा है तो वेरी गुड, जी सर, वेरी गुड। कॉपर अगर लिवर में एक्यूमुलेट हो रहा है तो वहाँ पे सिरोसिस, लिवर फेलियर, हेपेटाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा। न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशंस में इसकी
डिसार्थ्रिया, डिस्टोनिया, ट्रेमर, पार्किंसनिज्म वाले फीचर्स आएंगे और कॉर्निया कितने ऑफ द सर आई एंड में फिर केसर फ्लेशर रिंग्स मिलती हैं एंड रीनल फेलियर के साथ प्रेजेंट करता है जब ये किडनी में एक्यूमुलेट होगा। वेरी गुड। अगला है जी हमारा हिमोक्रोमाटोसिस। हिमोक्रोमाटोसिस ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। इसमें जो जीन है वो है HFE जीन, जो कि क्रोमोसोम 6 पे लोकेटेड है, ठीक है। विल्सन 13 पे था, ये 6 पे है, ठीक है। HFE जीन है, ठीक है जी। अच्छा, होता क्या है जी कि जब आयरन डिपॉजिट होता है लिवर में तो हेप्सिडिन प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है। ये इसकी वजह, इट लीड्स टू इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। ये जो जीन है ना, जीन HFE जीन, ठीक है, ये जब म्यूटेट करेगा तो ये कराएगा क्या, ये इंटेस्टाइनल आयरन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करा देगा, हेप्सिडिन प्रोडक्शन कम करा देगा, जिसकी वजह से ओवरऑल हेप्सिडिन आयरन को जो है ना वो ऐसे समझे जैसे हेप्सिडिन आयरन का एंटी है, उसको वो करवाता है। आयरन एक्सक्रीट तो नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि उसको जो है ना वो चिलेट करवाता है या जो भी करवाता है। तो हेप्सिडिन कम होगा और इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। और ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, आयरन ओवरलोड ज़्यादा हो जाएगा जी, ठीक है जी। और यार कोई बच्चा है या कोई पेशेंट है जो कि थैलासीमिया का है, जो कि क्रोनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहा है बार 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 बार, तो सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन जो आयरन है ना, वो आयरन नॉर्मली बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर सकती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अकोमुलेट होना शुरू हो जाती है। और आयरन के अकोमुलेशन की जो फेवरेट टिश्यू हैं वो लीवर है, पेंक्रियाज है, स्किन है, हार्ट है, पिट्यूटरी है और जॉइंट्स हैं। अब मैं आप इन सब की एसोसिएशन बताऊंगा क्योंकि अब ये आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। और जब भी आयरन की हमने करनी है ना, हिमोसिड्रिन आयरन उसकी करनी है आइडेंटिफिकेशन MRI पे या बायोप्सी, तो प्रुशियन ब्लू स्टेन यूज़ करते हैं। ये ब्लू कलर का आयरन नजर आता है, प्रुशियन ब्लू स्टेन, ठीक है। अब जो इट प्रेजेंट्स अनलाइक विल्सन आल्सो 40 से बाद, ठीक है। वो 40 से पहले था, ये भी 40 है इसका मार्क, ठीक है जी। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जब मैंने आपको सबसे पहले लीवर बताया है, लिवर में जब अकोमुलेशन होगी तो लिवर, पैंक्रियाज, स्किन, हार्ट, पिट्यूटरी और जॉइंट्स, ठीक है। एक क्लासिक ट्राइड बनता है जिसे हम कहते हैं ब्रोंज डायबिटीज। ब्रोंज डायबिटीज इज बेसिकली लिवर के अंदर जब अकोमुलेट होगा तो सिरोसिस, और जो पैंक्रियाज को इन्वॉल्व करेगा तो डायबिटीज मेलाइटस, और स्किन को इन्वॉल्व करेगा तो स्किन पिगमेंटेशन। ये 3 टिश्यूज को अगर ये इन्वॉल्व करता है, ये ट्राइएड है, इसे हम कहते हैं ब्रोंज डायबिटीज, ठीक है जी। और कभी हमने CVS पढ़ना है, लेकिन जो है हार्ट में ये कार्डियोमायोपैथी कराएगा कौन सी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कराएगा, ठीक है जी। क्लासिकली मोस्टली रिस्ट्रिक्टिव कराएगा और डायलेटेड भी करा सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव ज़्यादा है। अच्छा, उसके अलावा आ जाते हैं जी पिट्यूटरी, हाइपोगोनाडिज्म करा सकता है ये, और जॉइंट्स अगर इन्वॉल्व हो तो आर्थ्रोपैथी करा सकता है। और हमें जब जॉइंट्स में देखेंगे आर्थ्रोपैथी में तो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डेपोजिशन मिलेगी, ठीक है जी। इसमें जो हेमोक्रोमाटोसिस है, इट कैन लीड टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो कि मोस्ट कॉमन इसकी कॉज है डेथ की। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, आयरन ओवरलोड हुआ है, हमने ब्लीड करवाना होता है पेशेंट को, रिपीटेड फ्लेबोटमी करवाते हैं या क्लीलेटिंग एजेंट्स देते हैं, ठीक है। आयरन क्लीलेटिंग एजेंट डेफेरो सिरोक्स, डेफेरोक्सामिन सबसे जो है वो कॉमन है, डेफेरोक्सामिन और डेफेरिप्रोन, ठीक है। ये आयरन किलेशन करते हैं। टेक होम इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछने लगा हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्रोमोसोम कौन सा है, क्रोमोसोम 6। जीन का नाम क्या है, HFE जीन। उसकी म्यूटेशन से क्या होगा,
उसकी म्यूटेशन से एक तो जो हेप्सिडिन प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, दूसरा आयरन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। वेरी गुड। और कॉमन जॉइंट्स, कॉमन जो टिश्यूज हैं जिसमें ये डिपॉजिट होता है वो कौन से हैं? पेंक्रियास, हार्ट, पिट्यूटरी जॉइंट, व्हाट इज लिवर, ब्रॉन्ज डायबिटीज? डायबिटीज सर mellitus, cirrhosis and skin pigmentation. और ये हार्ट हार्ट की मैनिफेस्टेशन क्या आएगी इसकी? Cardiomegaly, नो 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 recessive, कार्डियोमेगाली। कार्डियोमायोपैथी कार्डियोमायोपैथी होती है रेस्टलेस पे। sorry, वेरी गुड, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी आएगी। हाइपोगोनाडिज्म भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसकी? chelation, रिपीटेड पेल्विकोटॉमी एंड चलेशन। ठीक है, वेरी गुड। अगला है हमारा बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इन तीनों में से एक ना एक एमसीक्यू लाजमी आता है, एमडीएमएस में भी और पार्ट 1 में भी, एफसीपीएस पार्ट 1 में भी। ये टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट है, बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज, ठीक है जी। इट मे प्रेजेंट एज प्रोराइटस, इचिंग, जॉन्डिस, डार्क यूरिन, ठीक है। जो भी बाइल की ट्रैक्ट है ना, बाइल ट्रैक्ट, ये उसके सिम्टम्स है कॉमन, उसके डिजीज के बाइल ट्रैक्ट की। इचिंग होगी, जॉन्डिस होगा, डार्क यूरिन आएगा, लाइट कलर्ड स्टूल आएगा, लेकिन ठीक है जी। टिपिकली पैटर्न होता है, उसका नाम होता है कॉलिस्टैटिक पैटर्न, जिसमें बिलियरी ट्रैक्ट जो है ना उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कॉलिस्टेसिस हो जाता है। और उस पैटर्न में एलएफटीज में क्या होगा, उस एलएफटीज के पैटर्न में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, एएलपी भी इंक्रीज होगा। यानी कि जब भी एएलपी इंक्रीज है ना तो आपको पता चल जाना चाहिए कि बाइल के साथ इसका कोई लफड़ा है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, इसका मतलब है लीवर का कंजुगेशन का फंक्शन इज ओके। कॉलिस्टैटिक पैटर्न का मतलब है कि बिलियरी ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो पैटर्न आ रहा है, ठीक है। और जीजीटी भी इंक्रीज होगा। जो मुझे पूछ रहे थे ना जीजीटी, वो हर yes sir, कॉलिस्टैटिक पैटर्न में जीजीटी हमेशा इंक्रीज करता है। कॉलिस्टैटिक पैटर्न क्या होता है? बाइल ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन वाला पैटर्न, ठीक है। और उसमें कॉन्जुगेटेड okay sir. हाइपरबिलिरुबिन भी होगा, एएलपी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीएससी, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है। कॉज अननोन है, देख लें, लेकिन ये है कि इसमें अनियन स्किन बाइल ट्रैक्ट फाइब्रोसिस हो जाती है। स्क्लेरोजिंग नाम याद रखना है आपने, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। स्क्लेरोजिंग का मतलब होता है फाइब्रोसिस, अनियन स्किन फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है। होता ये है कि अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर्स और डायलेशंस बनती हैं, जैसे होता नहीं है बीडिंग अपीयरेंस इसकी आती है, ठीक है जी। और एमआरसीपी मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेक्रोटोग्राफी और ईआरसीपी, ये दोनों इसमें हम करते हैं। तो क्लासिकली इट प्रेजेंट्स विद मिडल एज्ड मेल्स, ठीक है। एससी जो है ना, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, वो मेल्स में प्रेजेंट करती है। और हमने पढ़ा था अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस भी था, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें आ गई हैं, वो ये हैं कि इसकी एसोसिएशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। एमपीओ एन का और पीएन का, ये जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस हैं उसके जो एन का हैं वो ये हैं, पीएन का और एमपीओ एन का पॉजिटिव है, ठीक है। और आईजीएम भी इसमें इंक्रीज्ड होती है, ठीक है जी। और बिलियरी सिरोसिस और कोलेंजियोकार्सिनोमा, गॉल ब्लैडर कैंसर की तरफ ये लेके जा सकती है डिजीज। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें यही हैं कि फाइब्रोसिस, अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर्स और डायलेशंस, ERCP, MRCP is a test of choice. Classically presents in males, middle-aged males with association of ulcerative colitis. PNCA, MPO-NCA is positive along with increased IgM antibodies, and it can lead to cholangiocarcinoma as well as gallbladder carcinoma. आगे है जी हमारा PBC, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस इज ऑटोइम्यून रिएक्शन, ठीक है। ऑटोइम्यून रिएक्शन भी कौन सा? जिसमें लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्रैनुलोमास इन्वॉल्व होते हैं, एंड दे डिस्ट्रॉय द बाइल डक्ट्स, ठीक है। क्लासिकली इट इज सीन इन
मिडल एज्ड फीमेल्स, ठीक है, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, ठीक है, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ये हैं जी कि एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी पॉजिटिव है, याद रखनी है आपने, ये ही पूछी जाती है सबसे ज़्यादा। इसकी जो सबसे जो डिफ्रेंशिएटिंग इसका फीचर होता है ना, जो स्टेम में दिया होता है, वो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज, ठीक है। आईजीएम इसमें भी रेज्ड हैं। ये ऑटोम्यून है तो अदर ऑटोम्यून कॉजेज के साथ, कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है, जैसे हाशिमोटो, रीमाटॉइड आर्थराइटिस, सीलिक, ठीक है। अच्छा जी, जल्दी से कोई मुझे बच्चा बता दे, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस में क्या पॉजिटिव होगा? सर पीएम पीएम में का और एमपीओ का। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। पीएन का और एमपीओएन का। और इसमें पीबीसी में एएमए। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी पॉजिटिव होंगी और आईजीएम भी पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। और स्टेम में ऑटोइम्यून कंडीशन के साथ एसोसिएशन होगी, वेरी गुड। सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस, इट इज एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। देखो, जो बाइल डक्ट है, ठीक है, और कॉमन बाइल डक्ट है सारा, अगर आपको बिलियरी ऑपरेटस याद हो, जो लीवर के बाहर होता है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक। और कुछ बाइल डक्ट्स लीवर के टिश्यू के थ्रू ट्रावर्स कर रही होती हैं, उसे कहते हैं इंट्राहेपेटिक बाइलरी ऑपरेटस, ठीक है। जो एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है, उससे क्या होगा, उससे जो इंट्राहेपेटिक डक्ट्स हैं, बैक प्रेशर की वजह से उसमें उन पे भी प्रेशर बढ़ेगा। अब एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्ट होंगी तो बैक प्रेशर की वजह से इंट्राहेपेटिक भी ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से फाइब्रोसिस और बिलियरी स्टेसिस हो जाएगा। जैसे कि कोई गॉल स्टोन है, किसी पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन है, या पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा है, तो जिसकी वजह से कॉमन बाइल डक्ट जो है वो, अगर फर्ज करो किसी को हेड ऑफ पैंक्रियास का कार्सिनोमा है और कॉमन बाइल डक्ट उससे ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, कॉमन बाइल डक्ट इज एक्स्ट्राहेपेटिक बाइलरी ऑपरेटस, उससे होगा कि बैक प्रेशर बढ़ेगा, तो जो इंट्राहेपेटिक बाइल उसमें भी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फाइब्रोसिस और स्टेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूरत हाल है जी। आगे कोलिलिथियासिस और रिलेटेड पैथोलॉजीज हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा, ये हमारे उसके हवाले से तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये एक्यूट कोलेंजाइटिस, असेंडिंग कोलेंजाइटिस पे हैं आप, ठीक है। अच्छा, आप ना इस पे आ जाएं, इसमें ना दो तीन चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ। गालस्टोन आइलियस, गालस्टोन आइलियस जो है ना, क्या होता है भाई गालस्टोन आइलियस? कोई बच्चा, 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ यार, कोई मुझे कोई बच्चा जो है वो हेल्प भी करे ना साथ मेरे। आता है किसी को गालस्टोन आइलियस? सर आप ही बता दें। चले तो नहीं गए सारे, इधर ही हैं। अच्छा, गालस्टोन आइलियस It जो is है, actually the fistula between the gallbladder and GI tract. वेरी So गुड, the stones of gallbladder comes down and obstruct the small intestine, वेरी गुड, fecal wall. वेरी गुड, ठीक है, भाई ने अच्छा बताया है। ये है जी कि फिस्टूला बनेगा गॉल ब्लैडर और जीआई ट्रैक्ट के दरमियान, और उस फिस्टूले की वजह से जो गॉल ब्लैडर और जीआई ट्रैक्ट के दरमियान एक जो है ना वो रास्ता बन जाएगा, और गॉल स्टोन्स जो है वो फिर जीआई ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे, जीआई ल्यूमिन में एंटर हो जाएंगे, और नैरोएस्ट पॉइंट पे जाके वो लॉज हो जाएंगे, जो इलियोसिकल वॉल्व है, ठीक है। और इसकी वजह से ये है जी कि जो एयर, जैसे ये है जी नीमाचूरिया होता था जब यूरिन में एयर आती थी, ठीक है, एंटेरोवेसिकल फिस्टूला में, और इसमें जो फिस्टूला बन रहा है उसमें गॉल ब्लैडर में भी एयर हमें नजर आएगी, बिलियरी ट्री में भी एयर नजर आएगी, इसे कहेंगे नीमोबिलिया, ठीक है। एक ट्राइड होता है रिगुलर स्ट्राइएड, ठीक है।
रेगुलर ट्राइएड क्या है जी कि हमें उसमें नीमोबिलिया मिले रेडियोग्राफिक फाइंडिंग में, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मिले जैसे मैंने आपको बताया बाइल गॉल स्टोन की वजह ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और गॉल स्टोन्स मिले। ये 3 चीज़ें मिले हैं, रेगुलर ट्राइएड कहते हैं। और गॉल स्टोन आइलियस का होता है रेगुलर। व्हाट इज रेगुलर ट्राइएड? कोई जल्दी से मुझे करे। Sir, pneumobilia, small bowel obstruction, and gallstone ileus. Very good. And it occurs in gallstone ileus. Very good. आगे है जी पोर्सलेन गॉल ब्लैडर। पोर्सलेन गॉल ब्लैडर इज बेसिकली कैल्सिफाइड गॉल ब्लैडर। ठीक है जी। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस किसी को जो है ना क्रोनिक गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन की वजह से हो गया है। इंसिडेंटली हमने अल्ट्रासाउंड में देखना कुछ और था तो इंसिडेंटल फाइंडिंग मिल गई है। ठीक है जी। प्रोफिलैक्टिकली हम कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, गॉल ब्लैडर रिसेक्शन कर देते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गॉल ब्लैडर एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस पोर्सलेन गॉल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा होते हैं, कैल्सिफाइड गॉल ब्लैडर है। आगे है जी एक्यूट कोलेंजाइटिस, ये भी इम्पोर्टेंट है। असेंडिंग कोलेंजाइटिस जिसके हम नाम से पढ़ते हैं, इसमें एक ट्राइएड है और एक पेंटेड है। चारकोट्स ट्राइएड। व्हाट इज असेंडिंग कोलेंजाइटिस? इज बेसिकली इन्फेक्शन ऑफ बाइलियरी ट्री ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन दैट लीड्स टू स्टेसिस। ठीक है जी। बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, इसकी वजह से बाइल की स्टेसिस हो गई है, और जहाँ भी स्टेसिस होती है ना वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और जब इन्फेक्शन होगी तो हम कहते हैं असेंडिंग कोलेंजाइटिस। चारकोट्स ट्राइएड ऑफ कोलेंजाइटिस क्या है जी? ट्राइएड में जॉन्डिस फीवर ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट पेन मिलेगा हमें। जॉन्डिस फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। रेनॉल्ड्स पेंटेड क्या है? उसमें 2 चीज़ें और एंटर हो जाती हैं, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और शॉक। ठीक है जी। याद हो गया? चारकोट और रेनॉल्ड पेंटेड मुझे सुनाएं। सर चारकोल ट्रायड में क्या होता है हमारे पास कि हमें कोलेंजाइटिस होता है जिसके अंदर हमें 3% आवाज़ नहीं आ रही। सर चारकोट ट्राइड में जॉन्डिस फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। रेनॉल्ड्स में चारकोट ट्राइड के साथ लाइक जॉन्डिस फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ मेंटल स्टेटस अल्टर्ड एंड शॉक या हाइपोटेंशन। वेरी गुड। आगे है जी हमारा क्लेंजियोकार्सिनोमा। क्लेंजियोकार्सिनोमा में भी जो है ना एक एमसीक्यू बड़ा जो है वो मशहूर है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज क्लेंजियोकार्सिनोमा? इज मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बाइल डक्ट एपिथेलियम। ठीक है जी। मोस्ट कॉमन उसकी लोकेशन ये होती है जहाँ पे राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स आपस में मिल रही होती हैं। ठीक है। वहाँ पे क्लेंजियोकार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस है वो भी कोलेंजियोकार्सिनोमा की तरफ जा सकती है। ठीक है। और एक लिवर फ्लूक इन्फेक्शन है क्लोनोर्किसिन सिनेंसिस। क्या नाम है? क्लोनोर्किस सिनेंसिस, लिवर फ्लूक इन्फेक्शन। क्या नाम है? क्लोनोर्किसिस सिनेंसिस। ठीक है, लिवर फ्लूक इन्फेक्शन, ये कोलेंजियोकार्सिनोमा है। ये इधर लिखा नहीं हुआ लेकिन ये जो है ना याद अलग लिख लें बुक्स पे, ये एमसीक्यू बहुत कॉमनली पूछा जाता है। अच्छा जी। प्रेजेंटेशन है इसकी, लेट प्रेजेंट करता है लाइक फटीग, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन जॉन्डिस के साथ, और जब हम इमेजिंग कराते हैं तो बिलियरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हमें मिलेगी। ठीक है जी। हिस्टोलॉजी पे डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा मिलेगा। इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हवाले से। अगला है हमारा जी पेंक्रियाज। पेंक्रियाज की हम पढ़ेंगे एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। अच्छा जी, acute pancreatitis. What is acute pancreatitis? It is an autoimmune condition in which autodigestion of pancreas by pancreatic enzymes happen. pancreas के जो अपने enzymes है ना, pancreas क्या है बेसिकली? टिश्यू है, प्रोटीन है।
पेंक्रियाटिक एंजाइम जो ट्रिप्सिन हैं, कीमोट्रिप्सिन, ये सारे इसके अपने एंजाइम ही अपने खिलाफ अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, ठीक है जी। तो ये जो अक्यूट पैंक्रियाटिस के अपने पैंक्रियाटिक एंजाइम अपने उसको ऑटो डाइजेशन करेंगे, ठीक है जी। और कॉजेज इसकी क्या हैं जी? इसकी कॉजेज का निमोनिक याद करना है, आई गेट स्मैश्ड, ठीक है जी। कुछ एडियोपैथिक कॉजेज हैं, जी से है जी गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स की वजह से जब गॉल स्टोन्स होते हैं तो भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, ठीक है जी। ई से एथेनॉल है, अल्कोहलिक में भी हो सकता है। टी से ट्रॉमा है, ट्रॉमा में भी हो सकता है। एस स्मैश्ड का एस है वो एक एस स्टेरॉइड्स। एम से मम्प्स जो होता है, मम्प्स में भी हो सकता है। और ए जो भी ऑटोम्यून डिजीजेस बाकी है ना उससे भी हो सकता है, मतलब अगर कोई और ऑटोम्यून डिजीज है तो ये भी हो जाएगा। मैं एस से स्कॉर्पियन स्टिंग है, आपने याद रखना है, स्कॉर्पियन स्टिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। और हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया और गॉल स्टोन्स, ये दो चीज़ें आप अपने ध्यान में रखें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए, ठीक है जी। ईआरसीपी करते हैं, ईआरसीपी करते हैं एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, तो उसकी वजह से भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, डैमेज की वजह से। ड्रग्स कौन से हैं जो करा सकते हैं? सल्फा ड्रग्स करा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सूरत हाल है। तो आई गेट स्मैश्ड जरा रिपीट कर दें। सर आई गेट स्मैश्ड, आई फॉर इडियोपैथिक, जी फॉर गॉलस्टोन, और ए से हमारा ई से इथेनॉल है, टी से ट्रॉमा, एस से स्टेरॉइड्स, फिर एम से मम्स, देन ए से ऑटोइम्यून डिजीज़, स्कॉर्पियन स्टिंग एस से, फिर हाइपर कैल्सीमिया या हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, और उसकी रेंज भी दी हुई ग्रेटर देन 1000। उसके अलावा ईआरसीपी और एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी या फिर ड्रग्स जिसमें सल्फर ड्रग्स आ जाती हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का? ठीक है जी, 3 क्राइटेरिया हैं, उसमें से 2 फुलफिल होने चाहिए, ठीक है जी। एक तो अक्यूट एपिगैस्ट्रिक पेन हो जो कि बैक रेडिएट्स टू बैक, ठीक है जी। एक्यूट एपिगैस्ट्रिक पेन, ऐसा नहीं है कि उसकी 2 मंथ्स की हिस्ट्री हो, ठीक है, 2 डेज की हिस्ट्री हो, और रेडिएट करे बैक पे, सीरम एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है जी। ये 2 एंजाइम्स हैं, सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज। सीरम लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक, ये आपने याद रखना है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में सीरम लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक, ठीक है। और जो है ये 3 गुना जो है ना बड़े होते हैं, ठीक है जी। और या फिर इमेजिंग फाइंडिंग्स में हमें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस नज़र आ जाते हैं, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, एक तो हिस्ट्री है, एक अमाइलेज लाइपेज है, और एक रेडियोग्राफिक है। तीनों में से 2 की फाइंडिंग होनी चाहिए। स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक क्या है इसके लिए? लाइपेज। सीरम लाइपेज। सर कॉम्प्लिकेशंस हैं जी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की। पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट, पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट कॉम्प्लिकेशन है, ये होती है एक सूडोसिस्ट सा बनता है विच इज लाइंड बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू, ठीक है, नॉट एपिथेलियम, ठीक है जी। उसके अलावा एब्सेस बन सकता है, पैंक्रियाज जो है वो नेक्रोज कर सकता है, जिसमें हम नेक्रोसेक्टमी करते हैं। हेमरेज हो सकता है, जाहिर सी बात है। इन्फेक्शन हो सकते हैं, ऑर्गन एक्यूट ALI, एक्यूट लंग इंजरी हो सकती है, ARDS हो सकता है, शॉक, सेप्टिक शॉक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है स्पोनिफिकेशन की वजह से। तो कॉम्प्लिकेशन में ये चीज़ें हैं। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है जी। और ये एट्रोफी होती है पैंक्रियाज की, और इसमें कैल्सिफिकेशन ऑफ पैंक्रियाज होती है, ठीक है। मेजर रिस्क फैक्टर हैं जी, क्रॉनिक अल्कोहल यूज हो अगर, और सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ इसका बहुत ज़्यादा वो लिंक है, जो क्वेश्चन भी होते हैं ना जो क्लिनिकल अच्छे एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन में जो है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का भी लिंक बनाया होता है, ठीक है।
अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशन में है जी कि इसकी पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी जब भी होगी, हमने उसमें भी पढ़ा था, जो हमारी सीलिक और ये सारी डिजीजेस थी, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स जो थे, ठीक है, उसमें पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, ठीक है, और उसकी वजह से जो विटामिन फैट सॉल्युबल हैं वो नहीं होते एब्जॉर्ब, इसमें भी सूडोसिस बन सकता है। पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी तब देखने को मिलती है जब 10% पैंक्रियाटिक फंक्शन कम हो जाए, और आपको पता है कि स्टीटोरिया भी और डायबिटीज मेलाइटिस भी इसमें हो सकती है, ठीक है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हम पढ़ के आए थे मेल एब्जॉर्प्शन वाले में, याद है आपको ना। इसमें यह है कि अमाइलेज और लाइपेज का इतना कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये हो भी सकते हैं एलिवेट और नहीं भी हो सकते, ठीक है, लेकिन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में ऑलवेज वो होंगे एलिवेट। नेक्स्ट है हमारा पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा इज वेरी एग्रेसिव ट्यूमर जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट्स से जो है ना वो निकलता है, ठीक है, और प्रेजेंटेशन में ही मेटास्टैटिक होता है, यानी कि प्रेजेंटेशन में ही जो है ना मेटास्टाइज कर चुका होता है, बहुत अग्रेसिव होता है, और एवरेज सर्वाइवल रेट लोगों का 1 ईयर है आफ्टर डायग्नोसिस, ठीक है। मोर कॉमनली जो है ना पैंक्रियाटिक हेड ऑफ पैंक्रियाज, आपको बार बार कह रहा हूँ, हेड ऑफ पैंक्रियाज में मोर कॉमन होता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है। जो है ना कोलिस्टैटिक पैटर्न आपको बताया वो होता है, और इट इज एसोसिएटेड विद CA19-9 ट्यूमर मार्कर, ठीक है। CEA भी है लेकिन वो ज़्यादा कोलोनिक कैंसर का, इसमें CA19-9 है, ठीक है जी। रिस्क फैक्टर में इसके ये है जी, स्मोकिंग है, हाँ, क्रोनिक एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में थोड़ी होगा, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में होगा पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है जी। डायबिटीज इसका रिस्क फैक्टर है, और एज greater than 50. How it presents is patient presents with abdominal pain radiating to back and gives a history of weight loss, ठीक है। वेट लॉस, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस अगर हुआ है, मेल एब्जॉर्प्शन होगी तो एनोरेक्सिया होगा, वेट लॉस भी तो होगा, ठीक है जी। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मैंने आपको बताया, अगर कोई मैस जो है वो कर रहा है, मैस इफेक्ट आ रहा है, तो ये होगा, इसे कहते हैं कोरवॉइजर साइन, ठीक है जी। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विद पैल्पेबल नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कैसे पता चलेगा हमें, कोलिस्टैटिक पैटर्न देखेंगे हम, ठीक है। कैसे पता चलेगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है? इंक्रीज जीजीटी। वेरी गुड। और जीजीटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एएसटी। ना ना, हाँ वो तो है इंपॉर्टेंट, AST ALT, जीजीटी से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है ऑब्स्ट्रक्टिव में? ALP, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। अच्छा, ये है जी कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का पैटर्न हो, साथ गॉल ब्लैडर पाल्पेबल हो लेकिन टेंडर ना हो, इसे कहते हैं कोरवॉइजर साइन, ठीक है जी। एक होता है ट्रोसे सिंड्रोम, ठीक है। माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये भी क्रोनिक, ये जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के बाद जो पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा इंसू होता है उसमें होता है माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। रेडनेस और टेंडरनेस होती है एक्सट्रीमिटी की पैल्पेशन से, ठीक है। जब हम लेग्स को पाल्पेट करते हैं, एक्सट्रीमिटीज को पाल्पेट करते हैं तो टेंडरनेस होती है, ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वजह से, इसे कहते हैं ट्रोसे सिंड्रोम। तो मुझे बताएं जी कि पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा का मार्कर कौन सा है? सर CEA और 19-9। पहले CA19-9 बोलना है, पहले CA19-9 बोलना है, फिर CEA बोलना है। रिस्क फैक्टर बताएं मुझे। Tobacco smoking, chronic pancreatitis, diabetes, age more than 50 years. प्रेजेंटेशन,
एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करेगा जो कि रेडिएट करता है टुवर्ड्स द बैक। वेट लॉस होता है ड्यू टू मल अब्जॉर्प्शन एंड एनोरेक्सिया। माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, जिसका मतलब होता है कि एक्सट्रीमिटीज पे रेडनेस और टेंडरनेस होती है जब हम उनको पाल्पेट करते हैं, जिसको ट्राउजी सिंड्रोम बोलते हैं। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होता है विद द पाल्पेबल नॉन टेंडर गाल ब्लेडर, जिसको कोरोइजर साइन कहते हैं। और ये हमारा खत्म हो गया जी। ये नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे अगला। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ एक दफा सारे टॉपिक्स के नाम बोल रहे हैं जो आज आपने पढ़ाए हैं, वो अंदर अंदर गैप भी है, तो एक दफा कंफर्म करने हैं। सर एक और बात आपसे पूछनी है। हेलो सर, ये जो है अभी से आज से ज्वाइन किया है, एक तो मुझे ये पूछना है कि रोज की टाइमिंग्स क्या 5 to 7 होंगी यार जो मेरा ये तो थ्योरी 1 घंटे क्लास का होगी, लेक्चर है आज तो। या 5 to 6 होंगी? 5 to 6 ही है, लेकिन हमारा कोर्स बहुत पड़ा हुआ था। या तो मैं स्पीड मारा करूं मैं ना बहुत डिटेल में नहीं नहीं पढ़ाना सर। शुरू हो जाता हूं, और मैं आपसे रिपीट भी कराता हूं जिससे आपको याद हो जाता है। उससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। जी 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 वैसे तो 1 घंटा ही है, लेकिन जी। आज कोर्स थोड़ा ज़्यादा रह गया था। नॉर्मली 5 to 6 या 5 to 6:15 तक हमारा टाइम है। आगे 15-20 मिनट भी चला जा सकता है। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक्स थे वो ओके हमने सर, पढ़े थैंक हैं। यू। पेंक्रियाज पढ़ा है हमने, ठीक है। और हमने जो है इसका उसकी पढ़ी है हमने, बिलियरी ट्रैक्ट डिजीजेस पढ़ी हैं, ठीक है। हीमोक्रोमेटोसिस विल्सन पढ़ा है, हेरिडिटरी हाइपरबिलिरुबिनियाज पढ़े हैं, क्रिगलन, अजार, गिलबर्ट, डुबिन, जॉनसन, रोटोर। बिलियरी एट्रीजिया देखा है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न देखा है, जॉन्डिस खुद देखा है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ा है, बर्ड क्यारी सिंड्रोम, लिवर ट्यूमर्स पढ़े हैं, हेपेटिक एंड कैफ पढ़ा है, ऑटोम्यून हेपेटाइटिस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, अल्कोहलिक लिवर डिजीज पढ़े हैं, राय सिंड्रोम देखा है, सीरम मार्कर्स ऑफ लिवर पैथोलॉजीज पढ़े हैं, ठीक है। और हमने सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ा है, और कोलोरेक्टल कैंसर पढ़ा है, ठीक है। कोलोरेक्टल कैंसर से पहले हमने इंटरसेप्शन और वॉल्वुलस भी पढ़ा था। ठीक है जी, चलें जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।